CH6 हॉस्पिटल से डिस्चार्ज, सिटी हॉस्पिटल, दिल्ली। अगली सुबह हॉस्पिटल के बारे में सफ़ेद बेड पर सफ़ेद चादर ओढ़े हुए एक 17 साल की खूबसूरत सी लड़की लेटी हुई थी। उसके चेहरे पर सूरज की किरणें पंग रही थी, जिससे उसे सोने में प्रॉब्लम हो रही थी, इसीलिए वह चादर खींचकर अपने सर ओढ़ लेती है। थोड़ी देर लगने के बाद अचानक वह चादर हटाकर अंगड़ाइयाँ लेती हुई उठती है और फिर चारों तरफ देखकर जल्दी से नमित को ढूंढ रही थी। तब उसे पता चलता है कि अभी वो वार्ड में अकेली ही है। ये देखकर यामी उदास हो जाती है। फिर सोचा शायद नमित उसके लिए ब्रेकफास्ट लेने गया होगा। ये सोचकर वो इधर उधर देखने लगती है। तभी वार्ड का दरवाज़ा खुलता है और नज अंदर आती है। नज बोली, मैम आप उठ गई? तो यामी हो में सिर हिलाती है। यामी ने नज से पूछा, मेरे साथ जो रात में रुके थे वो कहाँ गए? तो नज बताती है, डॉक्टर ने उन्हें कुछ दवाइयाँ लेने के लिए भेजा है। एक्चुअली सुबह डॉक्टर आपका चेकअप करने आए थे, आप नींद में थे, तो आपका नॉर्मल चेकअप करके और आपके साथ जो आए उन्हें दवाइयाँ लाने का बोल कर चले गए। अब थोड़ी देर में आपका दोबारा चेकअप करेंगे, फिर शायद आपको डिस्चार्ज मिल सकता है। इतने में ही वार्ड का दरवाज़ा खुलता है। निमित के साथ डॉक्टर अंदर आती है। फिर यामी का चेकअप करने के बाद डॉक्टर बोली, आज शाम को आप मिस यामी को डिस्चार्ज करवा सकते हैं। अब ये बिल्कुल ठीक है, इनके शरीर में कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन देयर इज सम प्रॉब्लम इन हिज बॉडी ड्यू टू स्नेक पॉइजन। उसके लिए मैंने जो दवाइयाँ लिख कर दी है उन्हें टाइम पर देना है, प्रॉपर डाइट का ख्याल रखना है, कुछ दिनों तक बेड रेस्ट की ज़रूरत है। इतने में ही अनिल भी यामी के वार्ड में पहुंच जाता है। अनिल डॉक्टर की बात सुनकर बोला, डॉक्टर क्या मेरी बहन को अभी डिस्चार्ज करवा सकते हैं, क्योंकि शाम को मुझे कुछ काम है। तो डॉक्टर बोली, हाँ आप लोगों की मर्जी, पर अभी नहीं, हॉस्पिटल में रहने की ज़रूरत नहीं है, तो आप अभी इन्हें डिस्टर्ब करवा सकती हैं। इसके बाद डॉक्टर चले जाती हैं। अनिल बोला, मैं डिस्चार्ज की प्रोसेस पूरी करके आता हूँ, तुम लोग पैकिंग कर लो। तब नमित बोला, भाई आप यम का सामान पैक कर दीजिए, मुझे नहीं पता कि कौन सा क्या सामान है, मैं डिस्चार्ज की प्रोसेस पूरी कर दूंगा। इधर यामी भी बहुत खुश थी, क्योंकि उसे हॉस्पिटल से छुटकारा जो मिलने वाला था। कुछ देर में उनकी डिस्चार्ज प्रोसेस खत्म हो जाती है। उसके बाद अनिल की कार में बैठकर वो लोग घर के तरफ निकल जाते हैं। यामी खिड़की से बाहर देखती हुई सोचती है कि उसने 3 साल बाद बाहर की दुनिया देख है, क्योंकि शादी के बाद चिराग ने लगभग उसे घर के अंदर ही बंद कर दिया था। चिराग ने कहा, वो इतना कमा सकता है, वो अपनी वाइफ को अच्छी जिंदगी दे सकता हूँ, इसीलिए मैं नहीं चाहता कि तुम काम करो, मुझे बहुत जलन होती है जब दूसरे मर्द तुम्हें देखते हैं। तो इसीलिए शादी के बाद चिराग ने उसका घर से बाहर निकलना बंद कर दिया था। फिर चिराग किसी बिजनेस पार्टी वगैरह में जाता था तो भी उसे साथ कभी भी लेकर नहीं जाता था, शॉपिंग वगैरह भी करने नहीं देता था, सब कुछ घर पर ही मंगवा कर रखता था। महीने में एक बार जब फैमिली टुगेदर होता था तभी चिराग यामी को साथ लेकर जाता था, बाकी टाइम से घर में हाउसवाइफ बनाकर छोड़ दिया था। फिर भी यामी इस चीज़ से खुश थी कि चिराग उससे इतना प्यार करता है कि दूसरे लड़कों की नज़रों में यामी के लिए प्यार भी नहीं देख सकता है, तो दूसरे लड़के के साथ देखना तो दूर की बात। यही सोचकर यामी हमेशा चिराग की बातें मानकर घर में ही रहती थी। शादी के 5 साल बाद जब पहली बार चिराग उसे गोवा लेकर गया था तो वो बहुत खुश थी, लेकिन यामी को ज़रा भी भनक नहीं थी कि चिराग उसे जान मारने के लिए गोवा लेकर जा रहा है। फिर वहाँ चिराग और अंकिता मिलकर नमित और यामी को मार देते हैं। यामी इन्हीं ख्यालों में थी कि तभी अनिल की आवाज़ आई, छोटी क्या सोच रही है, मैं तुझे कब से आवाज़ दे रहा हूँ। अनिल की आवाज़ सुनकर यामी अपनी यादों से बाहर आती है। यामी अनिल से बोली, हाँ भैया आप क्या बोल रहे थे? तब अनिल यामी से बोला, छोटी मैं जानता हूँ कि तुम इसलिए दुखी हो कि मॉम डैड कल के बाद तुमसे मिलने नहीं आए और ना ही डिस्चार्ज होने पर तुझे लेने आए, पर उन्हें कुछ काम आ गया था, इसीलिए वह शहर से बाहर गए हुए हैं, इसलिए तुम अपना मन छोटा मत करो। यामी ने देखा उसका भाई और नमित उसके चेहरे को गौर से देख रहे हैं। ये देखकर यामी नकली स्माइल करते हुए अनिल की तरफ देखकर बोली, भैया मुझे पता है मॉम डैड किसी काम से ही गए हैं, जब तक आप और नमित मेरे साथ हो मुझे किसी से भी इतना फर्क नहीं पड़ता, कोई मेरे साथ है या नहीं। ये सुनकर नमित और अनिल ध्यान से यामी के चेहरे को देखने लगते हैं, तो यामी उनकी तरफ स्माइल करते हुए देखती है। यामी को स्माइल करता देख अनिल और नमित यामी की तरफ स्माइल करके सामने की तरफ देखने लगते हैं, क्योंकि उन्हें भी पता है कि यह सच नहीं है, वो बस यामी का मन बहलाने के लिए बोल रहे हैं। इधर यामी मन में बोली, भैया मुझे पता है आप नहीं चाहते कि मैं दुखी रहूं, इसीलिए आप मॉम डैड के लिए सफाई दे रहे हो, पर मुझे पता है वो लोग आज भी किसी क्लब में पार्टी करने गए हैं, मुझे पता है कि भैया उनके क्या क्या शौक है। यामी खिड़की के बाहर देखते हुए वह अपने पिछले जन्म के बारे में सोचती है कि उसकी ज़िंदगी बर्बाद करने के पीछे सबसे बड़ा हाथ उसके मॉम डैड का ही है, क्योंकि चिराग से शादी करने के लिए सबसे ज़्यादा मजबूर तो उसकी मॉम डैड ने ही किया था, क्योंकि उन्हें जुए की बहुत बुरी लत थी, इसीलिए उनको बहुत सारे पैसे चाहिए थे और वह पैसे चिराग ने उन्हें दे दिए थे, इसीलिए वही यामी के मन में हमेशा चिराग की अच्छी इमेज बनाते थे। थोड़ी देर में वह लोग घर पहुंच जाते हैं। यामी अनिल की मदद से कार से उतरती है, क्योंकि यामी के शरीर में अभी भी कमजोरी थी। यामी आज 3 साल बाद अपने घर को देखती है
तो उसकी आंखें नम हो जाती हैं। नमित और अनिल ना देख ले, इसीलिए जल्दी से अपनी आंखों की नमी छुपा लेती है। ये घर यामी के नाना नानी का था। एक्चुअली यामी की मोम कॉलेज में थी, तो उसी कॉलेज में यामी की डैड मुकुल भारद्वाज भी पढ़ते थे। यामी की मोम पढ़ाई में बहुत अच्छी थी, इसीलिए वह दिल्ली के टॉप यूनिवर्सिटी में पढ़ती थी, और मुकुल भारद्वाज स्पोर्ट्स में अच्छा था, इसीलिए वह भी उसी यूनिवर्सिटी में पढ़ता था। इसी दौरान यामी की मोम मीता सेन को मुकुल से प्यार हो गया। मुकुल एक बहुत अच्छा बॉक्सर था। एक बॉक्सिंग मैच के दौरान मुकुल बुरी तरह घायल हो गया था, इसीलिए उसे बॉक्सिंग छोड़नी पड़ी, लेकिन मीता जी ने हमेशा मुकुल का साथ दिया, इसीलिए उन्होंने मुकुल से शादी कर ली। मुकुल एक अनाथ था, इसीलिए वह मीता जी के घर में घर जमाई बनकर रहने लगा। मुकुल बॉक्सिंग छोड़ने के बाद गलत लोगों के साथ रहने की वजह से उसे जुए की लत लग गई, लेकिन मीता को कभी पता नहीं चला। एक दिन कार एक्सीडेंट में मीता के मॉम डैड की डेथ हो गई, एक अमीर इंसान की गलती के कारण, और वो अमीर इंसान चिराग और नमित के दादाजी थे, जिस वजह से उन्होंने बहुत बड़ा मुआवजा और मुकुल और मीता के बच्चे से अपने पोते या पोती की शादी करवाने का वादा भी किया था, क्योंकि उस टाइम पर मीता और नमित की मां सुमित्रा की भी प्रेग्नेंट थी। इसीलिए नमित और चिराग के दादाजी महेश अग्रवाल को उम्मीद थी, अगर मीता जी को लड़की हुई तो उनको चाहे पोती हो या पोता हो उसके साथ उसकी शादी करवा देंगे। अगर पोती हुई तो चिराग के साथ शादी करवा देंगे। फिर दोनों को हॉस्पिटल ले जाया गया, तो मीता को लड़की हुई और सुमित्रा जी को लड़का। तो महेश जी ने कहा मीता की बेटी यामी ही डिसाइड करेगी कि उसे शादी चिराग से करनी है या नमित से शादी करनी है, लेकिन महेश जी अपनी सारी प्रॉपर्टी उसी के नाम करेंगे जो यामी से शादी करेगा। यामी को जन्म देने के कुछ घंटों बाद यानी कि मॉम की भी डेथ हो गई थी। इसी तरह महेश जी एक फैसले के कारण यामी की लाइफ में ही भयानक ट्रेजेडी शुरू हो गई, और यामी के जन्म के साथ लोगों के गलत इरादे का सिलसिला शुरू हो गया, और महेश जी के उस फैसले के कारण ही यामी को एक बार मरकर दोबारा जन्म लेना पड़ा। अगर महेश जी ऐसा फैसला नहीं लेते तो शायद यामी की लाइफ जी होती, पर अब इन सब के बारे में सोचने क्या फ़ायदा। यामी अपनी सोच में गुम एक टक घर को देख ही रही थी। इतने में अनिल ने उसके कंधे को पकड़कर हिलाते हुए कहा, छोटी आज तुम्हें क्या हो गया है जो बार बार पता नहीं कहाँ खो जाती हो। यामी भी होश में आकर अनिल की बातें सुनने लगी, और फिर अनिल और नमित की ओर देखने लगी, तो वो लोग उसे शक की नज़रों से देख रहे थे। ये देखकर यामी हड़बड़ा गई, लेकिन खुद को कंट्रोल करके बहाना बनाते हुए बोली, भैया मैं घर को देखकर यह सोच रही थी कि काश मॉम डैड को काम से दूसरे शहर नहीं जाना पड़ता, तो हम सब मिलकर आज कितना एंजॉय करते, और मम्मी पापा मेरा कितना ख्याल रखते, बस ये सब सोच रही थी। उसकी बात सुनकर अनिल और नमित को यामी के लिए बहुत बुरा लगा। वो लोग भी यामी की बात सुनकर उदास हो गए, क्योंकि उन्हें पता था कि यामी के मोम डैड किसी काम से शहर से बाहर नहीं गए, बल्कि वह जुआ खेलने के लिए क्लब में पार्टी करने गए हैं। ये सोचकर उन्हें यामी के लिए बहुत बुरा लगता है। इधर यामी नमित और अनिल का लटका हुआ चेहरा देखकर अपने मन में बोली, सॉरी भाई और नमित, मुझे माफ़ कर दो, मैंने आपसे झूठ बोलकर आपको दुखी किया, पर मैं आपको सच भी नहीं बता सकती ना। ये सोचकर उसने बात बदलने के लिए कहा, मैं थक गई हूँ, यहाँ घर के बाहर ही थोड़ी खड़ा रखोगे, घर के अंदर भी ले चलो। नमित अनिल और यामी अनिल के सहारे से घर के अंदर जाते हैं। यामी का घर 2 मंजिला सिंपल सा घर था। उसके अंदर नीचे वाले एरिया में किचन, 2 बेडरूम, लिविंग रूम और एक गेस्ट रूम था। ऊपर वाली मंजिल पर 3 बेडरूम, स्टोर रूम, स्टडी रूम थे, और घर के बाहर छोटा सा गार्डन एरिया था। उसके चारों तरफ बाउंड्री बनाई गई थी। ये घर मिडिल क्लास फैमिली के लिए परफेक्ट घर था। जब यामी अनिल और नमित घर के अंदर जाते हैं, तो अचानक उनके ऊपर फूलों की बारिश होने लगती है, और राहुल, नीति, आरव, प्रीति, रीना चारों यामी को घर में वेलकम करते हैं। उनके साथ चिराग भी था। जब यामी के साथ नामित और अनिल भी घर के अंदर आ जाते हैं, तो नमीत को देखकर चिराग का इंसल्ट करने वाला मूड जाग जाता है। वो यामी की तरफ आते हुए हंसते हुए बोला, डियर यामी, ये चंपू तुम लोगों के साथ क्या कर रहा है? ये हमेशा तुम्हारे आगे पीछे नौकरों की तरह क्यों घूमता रहता है? तुमने क्या इसे अपना नौकर बना लिया है? चिराग की बात सुनकर राहुल, नीति और अनिल को चिराग पर बहुत गुस्सा आता है, पर वह लोग कुछ नहीं कर पाते, क्योंकि उन्हें लगता था कि यामी चिराग से प्यार करती है। वही प्रीति, आर्यन, रीना नमित पर हंसने लगते हैं, और नमिता शांति से उन्हें इग्नोर कर देता है। इधर यानी को भी चिराग पर बहुत गुस्सा आ रहा था। उसने भी सोच लिया था वह से नमित की इंसल्ट का बदला लेकर ही रहेगी। चिराग नमित की इंसल्ट करने के बाद यामी की तरफ यामी को हक करने के लिए जाता है, लेकिन यामी चिराग को इग्नोर करके अपने भाई के पीछे छुप जाती है। चिराग के हक को अवॉइड करने पर प्रीति, आर्यन, रीना का मुंह बन जाता है। वही अनिल, राहुल, नीति को हंसी आ जाती है। यामी के इस तरह अपने हक को इग्नोर करने पर चिराग को इंसल्ट फील होती है। उसका चेहरा गुस्से से लाल हो जाता है, पर खुद के गुस्से को कंट्रोल करके यामी की तरफ देखकर प्यार से बोला, क्या हुआ यामी, तुम मुझे अवॉइड क्यों कर रही हो? इधर यामी को भी चिराग की इंसल्ट करने का मौका मिल गया था, इसीलिए बोली, मैं बीमार हूँ, हॉस्पिटल से आई हूँ, और मुझे नर्स ने अभी थोड़ी देर पहले ही क्लीन किया है। तुम्हारे ऊपर पता नहीं कौन कौन से बैक्टीरिया है। तुम मुझे वापस बीमार करना चाहते हो क्या?
इसीलिए मैंने तुम्हें अवॉइड किया, तुम्हारी गंदगी मुझे लग जाती। वैसे तो यामी ने ये दिखाया वो अपनी सेहत की फिक्र कर रही है, पर साथ ही उसने चिराग की इंसल्ट करके चिराग को गंदा भी बोल दिया। इधर रीना प्रीति से बोली, ये यामी खुद को पता नहीं क्या समझती है, इसे चिराग गंदा लग रहा है, खुद बहुत अच्छी है, बस दिखावा और घमंड करना जानती है, कुछ तो आता नहीं, एक नंबर की लूजर है, पता नहीं इसे किस चीज़ का घमंड है। तो प्रीति बोली, इसे इसलिए घमंड है क्योंकि चंपू, नमित और चिराग इसके पीछे पड़े हैं, पर उसे यह नहीं पता कि अगर मिस्टर महेश अग्रवाल के द्वारा वसीयत बनाई गई प्रॉपर्टी का सवाल नहीं होता तो कोई भी लड़का इसकी तरफ आंख उठाकर भी नहीं देखता। पता नहीं खुद को क्या समझती है। थोड़ी सी इम्पोर्टेंस मिलने लगी तो घमंड आ गया। आर्यन भी उन दोनों की बात सुनकर बोला, बस एक बार इसकी शादी चिराग से हो जाने दो, फिर चिराग इसका सारा घमंड निकाल देगा। चिराग को अपने दादाजी की प्रॉपर्टी चाहिए, वरना अब इसका सारा घमंड निकालकर पता नहीं कौन सी नाली में फेंकता था। उधर चिराग स्माइल करते हुए बोला, ठीक है, मुझे पता है तुम्हें हाइजीन की प्रॉब्लम है, इसीलिए मैं बुरा नहीं मानूंगा। उसके बाद अनिल यामी को लिविंग रूम में रखे सोफे की तरफ लेकर बढ़ जाता है, पर यामी चिराग, प्रीति, आर्यन और रीना को अवॉइड करने के लिए बोली, भैया मैं थक गई हूँ, मुझे मेरे रूम में ले चलो, मुझे रेस्ट करना है। अनिल को भी समझ में आ गया यामी क्या चाहती है, इसीलिए वह भी उन सबसे सॉरी बोलकर यामी को लेकर उसके कमरे की तरफ चले गया। इधर उन सबको पता चल गया कि यामी अब उनके पास और नहीं रुकना चाहती, इसीलिए सब यामी के घर से निकलकर अपने अपने घर की तरफ चले गए। इधर नमित भी यामी का सामान लिविंग रूम में रखकर अपने किराए के अपार्टमेंट में चला गया। इधर चिराग की कार में आर्यन, प्रीति और रीना बैठी थी, तो चिराग ने उन तीनों से पूछा, ऐसा क्या हुआ जंगल में कि यामी अब मुझे अवॉइड करने लगी और उसका बिहेवियर इतना क्यों बदल गया? तुम तीनों में से तो किसी ने मुंह नहीं खोल दिया ना? चिराग की बात सुनकर तीनों ने ही मना करते हुए बोले, चिराग भाई हमने कुछ नहीं बोला, पता नहीं क्यों यामी को स्नैक काटने के बाद सच में कल से अजीब बिहेव कर रही है। चिराग बोला, मुझे तो लगा था कि वह पूरी तरह मेरी मुट्ठी में आ गई एक चाल और वह मेरे सामने घुटने टेक देगी, लेकिन कल जब हॉस्पिटल में मिला था तब से ऐसा लग रहा है कि उसके घमंड का और दिखावे का लेवल बढ़ गया है और उस चंपू नमित की तरफ तो झुकाव ज़्यादा ही होता जा रहा है। जल्दी मुझे कुछ करना होगा, वरना सोने के अंडे देने वाली मुर्गी मेरे हाथ से ना निकल जाए। इसकी वजह से मुझे दो फायदे होने वाले हैं, एक तो मैं दादाजी की पूरी प्रॉपर्टी हासिल कर सकता हूँ, दूसरा चंपू नमित को जिंदगी भर का दर्द दे सकता हूँ, इसे पूरी तरह तोड़ सकता हूँ। मैंने कितनी कोशिश कीजिए तोड़ने की, लेकिन हर बार यह सफल जाता है, लेकिन इस बार इसे ऐसी चोट पहुँचाना चाहता हूँ इसके लिए जीना भी मुश्किल हो जाए। तभी प्रीति बोली, चिराग भैया चंपू नमित आपका भाई है ना, तो फिर आप हमसे इतनी नफरत क्यों करते हो? तो चिराग नफरत से बोला, यह मेरा कोई भाई नहीं है, यह मेरा सौतेला भाई है। मैंने इसकी माँ को तो कभी इसकी तरफ होने नहीं दिया, ना ही कभी डैड को इसकी तरफ जाने दिया, यहाँ तक कि मैंने इसको घर से भी निकलवा दिया, क्योंकि मैं इसे बहुत ज़्यादा नफरत करता हूँ, क्योंकि मैं उस घर का इकलौता बेटा था। पर यह पता नहीं कहाँ से आ गया, मुझे ये सब करना ही नहीं पड़ता, पूरी प्रॉपर्टी मेरी होती। अगर यह मनोहस नमित नहीं होता तो इसीलिए मैं इस नफरत करता हूँ कि इसी के कारण मेरा सब कुछ मुझे आधा ले रहा है। इधर यामी अपने रूम में आकर लेट जाती है और अपने मन में कहा, मुझे पता है तुम आज और कल की मेरी हरकतों की वजह से बौखलाए हुए हो और अपने चमचों से भी पूछताछ कर रहे हो, पर इस बार तुम मेरा और नमित कुछ नहीं बिगाड़ सकोगे। और मुझे ये भी पता है कि तुम कुछ नई चाल चलने की योजना बना रहे हो, पर इस बार मैं तुम्हें बिल्कुल भी सफल नहीं होने दूंगी। अगले दिन सुबह यामी के रूम में सूरज की किरणें आने से यामी की आंखें खुलती है। यामी अपना जॉगिंग सूट पहनकर बाहर वर्क के लिए जाती है। यामी को याद आता है कि पिछली जन्म में भी कल की तरह उसकी मॉम डैड कहीं चले गए थे और 5 दिन बाद वापस आए थे। यामी बाहर निकलती है तो अनिल किचन में काम कर रहा था, तो अनिल ने यामी को देखकर बोला, छोटी कहाँ जा रही है? तो यामी अनिल की तरफ देखकर बोली, भैया डॉक्टर ने थोड़ी मॉर्निंग एक्सरसाइज के लिए घूमने के लिए बोला है, तो गार्डन में घूमने जा रही हूँ। ये सुनकर अनिल बोला, मैंने ब्रेकफास्ट तैयार कर दिया है, मैं भी तुम्हारे साथ चलता हूँ, फिर हम दोनों वापस आकर ब्रेकफास्ट करेंगे। यामी और अनिल जॉगिंग करने घर के बाहर गार्डन में जाते हैं। थोड़ी देर घूमने के बाद आकर ब्रेकफास्ट करते हैं, फिर अनिल अपने ऑफिस चला जाता है। यामी अपने रूम में जाकर थोड़ी देर रेस्ट करती है। फिर यामी ने सोचा, मैं ऐसे टाइम वेस्ट नहीं कर सकती, मुझे पढ़ाई करनी है और अपने ग्रेड अच्छे करने हैं। ये सोचकर वो बुक्स लेकर पढ़ने बैठ जाती है। थोड़ी देर पढ़ने के बाद उसे सब कुछ समझ में आने लगता है। उसे ये भी लगता है शायद इस जन्म में उसकी रीडिंग पावर अच्छी हो गई है, पर कुछ जो प्रश्न समझ नहीं आते तो उसे समझ में नहीं आ रही थी। ये देखकर वह अपना मोबाइल फ़ोन उठाती है और नमित को कॉल करती है। ठाकुर एंटरप्राइज 40 मंजिला बिल्डिंग की बनी बहुत शानदार बिल्डिंग थी। उस बिल्डिंग को देखकर हर कोई चौंक जाता था। उस बिल्डिंग के अंदर बहुत सारे एम्प्लॉय इधर उधर भाग रहे थे, कुछ एम्प्लॉय अपने काम में बिजी थे। इसी बिल्डिंग के 39 फ्लोर पर सीईओ की केबिन में एक 17 साल का लड़का अपने लैपटॉप पर काम कर रहा था। उसने इस वक्त एक स्टाइलिश चश्मा लगा रखा था, जेल से सेट बाल और ब्लू कलर का बिजनेस सूट पहने को अपने लैपटॉप पर काम कर रहा था।
इस वक्त बहुत ज़्यादा हैंडसम लग रहा था। तभी उस लड़के का फ़ोन बजता है तो वह अपने फ़ोन पर नाम देखता है। लव नाम देखकर उसके फेस पर स्माइल आ जाती है। फिर वो फ़ोन उठाते हुए बोला, क्या हुआ यम, क्यों फ़ोन किया है, कुछ काम था क्या? रवि फ़ोन की दूसरी साइड से योनी के गुस्से भरी आवाज़ आती है। हमें बोली, क्यों, मैं तुम्हें बिना काम की फ़ोन नहीं कर सकती क्या? ये समिति के चेहरे पर स्माइल आ जाती है। जी हाँ जी, अग्रवाल ही था जो अपने नानू की ऑफिस ठाकुर एंटरप्राइज में सीईओ था और इसी ऑफिस में काम करता था। नमित की मेहनत की वजह से ये कंपनी टॉप 15 से टॉप 3 में पहुंच गई थी। दुनिया के सामने चंपू बन के रहने वाला नमित को जब कोई अब देखता तो उसे अपनी नज़रें ही नहीं उठा पाता। नमित अपनी माँ के कहने पर चंपू बनकर रहता था क्योंकि उसकी माँ चाहती थी कि वह चिराग से किसी भी चीज़ में अच्छा ना हो, पढ़ाई में भी नॉर्मल स्टूडेंट ही रहता था क्योंकि उसकी माँ ने उसे चिराग से अच्छे नंबर लाने से मना किया था। नमित की माँ सुमित्रा जी हमेशा नमित को चिराग से पीछे रहने के लिए बोलती थी, लेकिन नमित को अपनी माँ से कोई शिकायत नहीं थी क्योंकि वह एक ऐसी माँ थी जो दूसरे के बच्चे के लिए अपने बच्चे की खुशियों का गला घोट रही थी। मम्मी को अपनी माँ से कोई शिकायत नहीं थी और इस काम के लिए एक माँ का बड़ा दिल होना जरूरी है। इधर यामी को गुस्से में देखकर नमित से बोला, यम मुझे पता है कि तुम्हें मुझसे बात करनी हो तो हम बात करते हैं। ये सुनकर यामी भी शांत हो जाती है और धीरे से नमित से बोली, वो नम, मैंने तुमसे बोला था ना कि मैं अब अच्छे से पढ़ाई करके अपना करियर बनाना चाहते हैं। तो मैं पढ़ाई कर रही थी तो मुझे कुछ प्रॉब्लम समझ में नहीं आ रही थी, तो क्या तुम आकर मुझे थोड़ी पढ़ाई करवा सकते हो क्या? ये सुनकर नमित के चेहरे पर बड़ी स्माइल में आ जाती है। निमित खुश था कि यामी दिखावे और घमंड को छोड़कर अपने करियर पर ध्यान देने के बारे में सोच रहे हैं। फिर भी यामी को छेड़ने के लिए नमित बोला, यम मैं तुम्हें पढ़ा तो दूंगा पर बदले में मुझे क्या मिलेगा? ये सुनकर यामी बोली, तुम बताओ तुम्हें क्या चाहिए? तब नमित बोला, ठीक है मैं वक्त आने पर मांग लूंगा पर मैं अभी थोड़ा बिजी हूँ तो मैं दोपहर के बाद आता हूँ तुम्हारे पास, तब तक के लिए दूसरे प्रॉब्लम सॉल्व कर लो। तो यामी बोली, ठीक है ना, आराम से आ जाना, मैं तब तक के लिए और सब्जेक्ट पर नज़र डाल लेती हूँ और जो प्रॉब्लम्स मुझे समझ में नहीं आ रहा है वो प्रॉब्लम तुम्हारे लिए रख देती हो, तुम आकर मुझे समझा देना। इधर नमित यामी का फ़ोन रखने के बाद सोच में पड़ जाता है। उसे ऐसा लग रहा था जब से हॉस्पिटल में यामी को होश आया है तब से वह बदल गई है, पर नमित सोचता है कि अच्छा ही बदलाव तुम्हारी भलाई के लिए ही आया है। अब मैं तुम्हें तुम्हारे दुश्मनों से आसानी से बचा पाऊंगा और इस वादे को मैं ऐसे ही वेस्ट नहीं होने दूंगा। इसका इस्तेमाल भी मैं तुम्हें तुम्हारे दुश्मनों से बचाने के लिए करूंगा। एक बार जब मेरी तरफ कदम बढ़ा दो तो मैं तुम्हें तुम्हारे सारे दुश्मनों से प्रोटेक्ट कर लूंगा। जब तक तुम मेरा साथ नहीं दोगी तब तक के लिए मैं अकेला तुम्हारे दुश्मनों से नहीं लड़ सकता क्योंकि वह तुम्हारा इस्तेमाल मेरे खिलाफ कर सकते हैं, इसलिए तुम्हारा साथ बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अब मुझे भी ऐसा लग रहा है कि तुम अपने दुश्मनों को पहचानने लगी हो और अपने सबसे बड़े दुश्मन चिराग से दूर हो रही हो। अगर ऐसा ही चलता रहा तो जब तुम चिराग से पूरी तरह दूर हो जाओगी तो मैं उस चिराग को बर्बाद कर दूंगा। उसने जब तक मुझ पर हमला किया था मैंने सब कुछ बर्दाश्त किया था, पर उसने अब तुम पर हमला करना शुरू कर दिया है और मैं तुम्हारे ऊपर हमला करने वाले इंसान को कभी माफ़ नहीं कर सकता क्योंकि तुम ही मेरी जिंदगी हो, मेरा प्यार हो। CH7 यामी का खाना बनाने का टैलेंट सेन फैमिली का घर। यामी अपने घर में अपने रूम में बैठकर पढ़ाई कर रही थी कि तभी घर की डोर बेल बजती है तो यामी जाकर दरवाज़ा खोलती है तो उसके सामने नमित खड़ा था। तो यामी जाकर नमित को हक कर लेती है कि ये देख नमित हैरान हो जाता है। फिर उसे याद आता है कि अब यामी उसकी वापस से बेस्ट फ्रेंड बन गई है, इसीलिए वह भी यामी को हक कर लेता है। नमित यामी को चिढ़ाते हुए बोला, अब यहाँ दरवाजे पर ही खड़ा रखोगे या घर के अंदर भी आने दोगे या यहीं से भगाने का इरादा है? मैं तो सोच रहा था तो तुम्हें पढ़ाई में बहुत ज़्यादा हेल्प चाहिए मेरी, पर मुझे लगता है तुम्हें भी मुझ जैसे लूजर की ज़रूरत नहीं है। वैसे भी मैं पढ़ाई में अच्छा नहीं हूँ, तुम्हें तो पता ही है। मैं तो बस तुम्हारी हेल्प करने के लिए इसीलिए आ गया क्योंकि तुम मेरी बेस्ट फ्रेंड हो। मैं तुम्हें किसी चीज़ के लिए मना नहीं कर सकता, इसलिए मैं आ गया, इसलिए मुझसे ज़्यादा उम्मीद मत रखना। नमित को खुद को लुजा बुलाते सुनकर यामी के दिल में दर्द होता है, उसकी आंखें नम हो जाती है। वह नमित को कुछ बोलने ही वाली थी कि नामित की आगे की बात सुनकर नमित बोला, और मुझे पता है तुमने मुझे यहाँ बस मुझे दरवाजे से भगाने के लिए ही बुलाया था। ये सुनकर यामी में के फेस पर भी स्माइल आ जाती है। वह नमित का हाथ पकड़कर लगभग खींचते हुए अपने कमरे की तरफ ले जाने लगती है। जब वह दोनों यामी के कमरे में पहुंच जाते हैं तो नमित बोला, यम मुझे लगता है हमें तुम्हारे रूम में नहीं पढ़ना चाहिए, हम बाहर लिविंग रूम में पढ़ाई कर सकते हैं, बुक्स ले लो और लिविंग रूम में चलो। तो यामी बोली, क्यों, हम रूम में क्यों नहीं पढ़ सकते? तो नमित यामी के कंधों को हल्के से पकड़कर और अपने सामने करके बोला, यम हम दोनों को पता है हम बेस्ट फ्रेंड्स से, पर दूसरे लोग हमें गलत समझेंगे और दूसरी चीज़ तुम्हारी बदनामी होगी। मेरी तो कोई इज्जत नहीं है, पर मैं नहीं चाहता कि तुम्हारी कोई बदनामी करें और तुम्हारा नाम खराब करें, इसलिए अच्छा है कि हम लिविंग रूम में पढ़ाई करें और वहाँ से किचन पास में है तो 2 कॉपी बना लेना। तुम्हारे हाथ की कॉफ़ी पिए हुए बहुत दिन हो गए हैं,
ये सुनकर यामी भी नमित की बात मानकर अपनी सारी बुक्स उठा लेती है और नमित यामी के हाथ से बुक लेकर खुद ही लिविंग रूम की तरफ चल पड़ता है। उधर यामी लिविंग रूम तक नमित के पीछे पीछे आती है, फिर किचन में कॉफ़ी बनाने चली जाती है। इधर नमित लिविंग रूम में कॉफ़ी टेबल पर यामी की बुक में जो दिन में यामी ने जो नोट्स बनाए थे उसे चेक करने लगता है। फिर जब वह यामी की नोट्स चेक कर रहा था तो वह हैरान हो गया कि यामी तू पढ़ाई में इतनी अच्छी नहीं थी, तो फिर यह अचानक पढ़ाई में इतनी अच्छी कैसे हो गई। फिर भी सोचता है शायद ये दिखावे और झूठे घमंड करने में ही लगी रही, पढ़ाई पर ध्यान नहीं दिया, इसीलिए ये पढ़ाई में पीछे रह गई। वैसे तो इंटेलिजेंट तो बहुत है, इसे थोड़ी हेल्प हो जाए तो अपना अच्छा करियर बना सकती है। इतने में ही यामी 2 कॉफ़ी कप लिए लिविंग रूम में आ जाती है। फिर दोनों मिलकर कॉफ़ी पीते हैं। कॉफ़ी शिप लेते हुए नमित बोला, हम तुमको फिर आज भी बहुत अच्छी बनाती हो। तो यामी हंसते हुए बोली, तुमने मेरी कॉफ़ी की तारीफ़ की उसके लिए थैंक यू, पर अगर तुमने मेरे हाथ का खाना खा लिया ना तो तुम मेरे हाथ के अलावा किसी का खाना तुम्हें पसंद ही नहीं आएगा। ये सुनकर नमित हैरानी से मामी को देखने लगता है। तो यामी को भी अचानक ध्यान आता है कि उसने क्या बोल दिया, जो कि उसने खाना बनाना तो चिराग से सगाई होने के बाद ही सीखा था और उसने चिराग के लिए ही शादी के बाद तरह तरह की डिश बनाना सीखा था। वह शादी के बाद रोज चिराग को नई नई डिश बनाकर खिलाती थी। घर में बोर होती रहती थी क्योंकि घर में बस घर के काम के अलावा कुछ खास नहीं, तो इसीलिए वह रोज नए नए एक्सपेरिमेंट कर नई नई डिश बनाती थी। इसीलिए वह खाना बनाने में वह एकदम परफेक्ट हो गई थी। चिराग ने कभी उसे बाकी मामलों में ना तो कभी प्यार से बात की, ना ही वो अच्छी तरह ट्रीट किया, पर उनको एक काम हमेशा करता था, वो उसके खाने की तारीफ करता था। बस उसी तारीफ से यामी खुश हो जाया करती थी और बाकी बातों पर ध्यान नहीं दिया करती थी। ये सब याद आती है, यामी की आंखें नम हो जाती है। ये देखकर नमित अचानक बोला, क्या तुम मेरे साथ मजाक कर रही हो? क्या तुमने खाना कब बनाना सीखा? मैंने तो सोचा तुम्हें खाना बनाना नहीं आता। ये सुनकर यामी बोली, हम मेरी वजह से कुछ सालों से कम ही कांटेक्ट में रहे हैं और मैंने तुम्हें तो पता ही है कि कभी पढ़ाई में ध्यान नहीं दिया, इसीलिए जब टाइम लगता था तो नई नई रेसिपी पढ़ लिया करती थी। अभी जब अकेली घर पर होती थी तो खाना बनाकर भी खा लिया करती थी। दूसरों को मैंने खाना बनाकर इसलिए नहीं खिलाया क्योंकि मुझे लगा कि सब मेरा मजाक उड़ाएंगे और उन्हें खाना पसंद नहीं आएगा, पर मुझे पता है कि मैं चाहे खाना अच्छा बना हूं या बुरा तुम खा ही लोगे और हमेशा मेरे खाने की तारीफ ही करोगे। CH8 भाई बहन का प्यार। नमित कॉफ़ी का शिप लेते हुए बोला, यम तुमने मुझे पढ़ाई में हेल्प के लिए क्यों बुलाया है? तुम तो जानती ही हो कि मैं भी पढ़ाई में अच्छा नहीं हूँ। तुम्हें अनिल भैया से हेल्प लेनी चाहिए थी। चलो फिर भी तुमने बुला लिया और मैं आ गया, तो एक बार देख लेता हूँ तुम्हें कौन सी प्रॉब्लम समझ में नहीं आ रही है। अगर मुझे भी वो प्रॉब्लम समझ में नहीं आई और मैं तुम्हें समझा नहीं पाया तो तुम अनिल भैया से पूछ लेना। वैसे भी तुम तो जानती हो मैं भी तुम्हारी तरह पढ़ाई में लूजर ही तो हूँ। ये सुनकर यामी हल्की सी स्माइल के साथ बोली, नम तुम चिंता मत करो, तुम्हें अगर यह प्रॉब्लम समझ में नहीं आया, तुमसे सॉल्व नहीं हुई, तो मैं शाम को अनिल भैया से पूछ लूँगी। मैंने सोचा कि अनिल भैया रोज ऑफिस में काम करके थक जाते हैं, उन्हें परेशान ना करो, इसीलिए मैंने तुमसे हेल्प मांगी। अगर तुमसे भी यह प्रॉब्लम तो नहीं हुई तो मैं अनिल भैया से बोल दूंगी, वह समझा देंगे। फिर यामी ने सोचा अगर नम नहीं चाहता उसे उसकी पावर और इंटेलिजेंट के बारे में पता चले तो वह भी उसे बेनकाब नहीं करेगी। अगर वह चाहते हैं कि वह उसके सामने यामी के सामने लूजर बनकर रहे तो वह भी कभी उसके सामने ये जाहिर नहीं होने देगी कि वह सब कुछ जानती है। जब तक नमित अपने आप से अपनी सच्चाई उसे नहीं बताता, और जब उसे सच्चाई बताएगा वह सच्चाई जैसी भी हो वह उसे एक्सेप्ट करेगी और किसी भी सिचुएशन में हमेशा नमित साथ देगी। नमित और यामी अपने कॉफ़ी इंजॉय करते हुए पढ़ाई के बारे में और करियर के बारे में डिस्कशन करने लगते हैं। जब वह लोग पढ़ाई के बारे में डिस्कशन कर रहे थे तब उन्हें यह नहीं पता था कि दरवाजे पास एक इंसान खड़ा उन दोनों को गुस्से से घूर रहा है। और फिर जब उससे नमित और यामी की बीच की दोस्ती और उनकी बात ज़्यादा देर तक बर्दाश्त नहीं होती तो वो इंसान वहाँ से चला जाता है। वह इंसान बाहर आकर सेन हाउस के गेट के बाहर आ जाता है। वह लड़का गुस्से में लाल आंख के लिए सामने देखते हुए गुस्से में बड़बड़ा रहा था। उसने गुस्से में अपने हाथ का मुक्का बनाकर बार बार दीवार पर मारने लगा और एक ही बात पर बंगबंगा रहा था, तुम मेरी हो या मैं तुम मेरी हो, तुम्हारे करीब मेरे अलावा कोई नहीं आ सकता, तुम सिर्फ मेरी हो, जो भी तुम्हारे करीब आने की कोशिश करेगा मैं उसे बर्बाद कर दूंगा। ये दोनों भाई प्रॉपर्टी के लालच में तुम्हारे पीछे पड़े हैं, ये तुमसे प्यार नहीं करते, तुमसे प्यार सिर्फ मैं करता हूँ, इसीलिए तुम पर सिर्फ मेरा हक है। ये बोलते हुए लगातार दीवार पर मुक्के मारे जा रहा था, जिस वजह से उनके हाथ से खून बहने लगा। अपने हाथ पर ध्यान ना देते हुए वह लड़का वहां से सीधा निकल जाता है। जब वह जा रहा था तो लगातार उसके हाथ से खून बह रहा था, पूरे रास्ते पर खून के निशान बने थे। फिर भी वह एक ही बात बड़बड़ा रहा था, आज नहीं तो कल तुम्हें मेरी होना होगा। इन दोनों भाइयों को तो मैं ऐसा सबक सिखा लूँगा कि कभी तुम्हारे करीब आना तो दूर, इस दुनिया में आने से पहले 100 बार सोचेंगे। ये सब तुम्हारी मम्मा और उस बूढ़े अग्रवाल की वजह से हुआ है, वरना हम दोनों के बीच कोई नहीं आता। मेरा मन तो करता है
कि उस बुढ़े अग्रवाल का भी मर्डर कर दो। इधर उस इंसान के वहां जाते ही नामित के चेहरे पर एक रहस्यमयी मुस्कान आ गई और वह घूर घूर कर दरवाजे को ही देख रहा था, जैसे उसने ऐसा कुछ देख लिया था जो किसी ने नहीं देखा। फिर वह यामी की पढ़ाई में हेल्प करने लगता है। तकरीबन 4 घंटे पढ़ाई करने के बाद नमित यामी को पूरी प्रॉब्लम समझा देता है। फिर बोलना यामी को गुड बाय करके वहां से निकल जाता है। यामी भी नामित के जाने के बाद प्रॉब्लम की प्रैक्टिस करने लगती है। उन प्रॉब्लम की प्रैक्टिस करते करते यामी को शाम के 7 बजे बज गए थे। तभी डोर बेल की आवाज़ उसके कानों में पड़ती है। वह गाड़ी रख देती है तो शाम के 7 बजे बज रहे थे। टाइम देखते ही यामी समझ जाती है कि यह उसके भैया आए हैं, तो बहुत जल्दी से दौड़कर दरवाज़ा खोलती है। तो अनिल मुस्कुराते हुए यामी को दरवाज़ा खोलते हुए देख रहा था कि तभी अनिल को महसूस होता है कि यामी की भारी सांसों को महसूस करते ही अनिल जल्दी से यामी के पीठ और सर से लाते हुए बोला, छोटी क्या हुआ तुमको, इस तरह तेज तेज सांसें क्यों ले रही हो? ये सुनकर यामी धीरे से अपना सिर नीचे करके बोली, भाई आप आ गए थे, मैं आपसे मिलने एक्साइटमेंट में मैं दौड़ कर आई, इसीलिए मेरी सांसें तेज चल रही है। ये सुनकर अनिल गुस्से में डालते हुए बोला, 2 दिन हॉस्पिटल से आए हुए नहीं हुआ, इतनी कमज़ोर हो फिर भी से भागना, डॉक्टर ने बिल्कुल भी फिजिकल काम करने के लिए मना किया है, फिर भी तुम हर टाइम दौड़ती कूद भागती रहती हो, ऐसे तुम ठीक कैसे होगी? अनिल को इस तरह डांटते देख यामी ने मासूम सा चेहरा बनाते हुए बोली, भाई अब गलती हो गई, अब तो माफ़ कर दो ना। इस वक्त याम बहुत क्यूट लग रही थी यामी की क्यूट चेहरे को देखकर, और उसकी बात सुनकर अनिल बोला, नौटंकी कहीं की, चल सोफे पर बैठते हैं। फिर वो लिविंग रूम की ओर चलती हुई जाने लगते हैं। अनिल यामी से पूछा, तुमने टाइम पर खाना खाना, दवाई ली और रेस्ट किया था क्या? ये सुनकर यामी स्माइल करते हुए बोली, भैया मैं छोटी बच्ची नहीं हूँ, मैं इतना ध्यान रख सकती हूँ, और आप पूरे दिन मेरी चिंता में लगे रहते हो, कभी खुद के बारे में भी सोचा करो। ये सुनकर अनिल यामी को अपने पास सोफे पर बैठ आते हुए उसके सर पर हाथ फेरते हुए बोला, तुम चाहे जितनी भी बड़ी क्यों ना हो जाओ, मेरे लिए तुम हमेशा बच्ची ही रहोगी। और किसने कहा अपने बारे में नहीं सोचता? अगर मैं तुम्हारे बारे में सोचता हूँ तो इसका मतलब मैं अपने बारे में सोचता हूँ। तुम तो जानती हो कि मैं तुमसे कितना प्यार करता हूँ, चाहे मैं तुम्हारा सौतेला भाई हूँ, पर मैं तुम्हें अपने बच्चे और छोटी बहन की तरह प्यार करता हूँ। ये सुनकर यामी जल्दी से अनिल को हक करते हुए बोली, भैया किसने कहा आप मेरे सौतेले भाई हो? आप तो मेरे भाई, डैड, मोम, दादा दादी सब हो, आपने ही तो मुझे पाल पोस कर बड़ा किया है। मम्मा जाने के बाद डैड ने मुझे बस 2 साल तक पाला था, उसमें भी सावित्री आंटी ने मदद की थी। उसके बाद डैड ने मोम से शादी की, उसके बाद डैड और मोम अपने काम में बिजी हो गए। उसके बाद हमेशा आपने ही मुझे पाल पोस कर बड़ा किया है। असल मायने में तो आप ही मेरी माँ है। माँ के सारे फर्ज, पिता के सारे फर्ज आपने ही निभाए हैं। ये सुनकर अनिल भी इमोशनल हो जाता है और यामी को गले लगा लेता है। तभी यामी को कुछ याद आता है। यामी को याद आता है कि पिछले जन्म में आज से 1 साल बाद उसके भाई की कार एक्सीडेंट में डेथ हो गई थी, वरना उसका भाई चिराग से उसे जरूर बचा लेता, कैसे भी करके कभी उसे चिराग के जाल में नहीं फंसने देता। ये सोचकर उसकी आंखें नम हो जाती हैं और उसकी पकड़ अनिल कस जाती है। फिर अनिल इमोशनल देख बात बदलने के लिए बोली, भैया मैंने आज दवाई पी ली, रेस्ट भी किया और पढ़ाई भी की। तो अनिल हैरान होते हुए बोला, पढ़ाई और वह भी तुम? ये सुनकर यामी चढ़ते हुए बोली, भैया मैं पढ़ाई क्यों नहीं कर सकती? आपको मेरे पर यकीन नहीं है तो आप नमित से पूछ सकते हैं। मुझे कुछ प्रॉब्लम समझ में नहीं आ रही थी, इसीलिए मेरी नमित ने बहुत मदद की थी। अनिल यामी को गुस्से में देखकर उसके सिर को सहलाते हुए बोला, मुझे मेरी छोटी पर पूरा यकीन है और मैं तुम्हें आज एक बात बताना चाहता हूँ कि तुम मुझे अपना भाई मानती हो, तो प्लीज़ दिखावे की ज़िंदगी और दूसरों पर डिपेंड होना छोड़ दो और पढ़ाई में अच्छे से ध्यान दो और करियर बनाओ। क्योंकि दूसरे अपना हाथ देकर हमें मुसीबत से बचा तो लेते हैं, पर उन दूसरों के हाथ से हम बच जाते हैं, पर वह कब हमें धोखा देकर अपना हाथ वापस खींच ले पता नहीं चलता, और उनके हाथ पीछ से लेने जो हमारा होता है वो भी उसके साथ खत्म हो जाता है। इसीलिए मैं तुम्हें ये कहना चाहता हूँ कि अपनी पढ़ाई पर ध्यान दो और करियर बनाकर अपने आप को स्ट्रांग बनाओ, दूसरों पर डिपेंड होना छोड़ दो, क्योंकि पता नहीं कब वह दूसरे तुम्हारा हाथ छोड़ दें। ये सुनकर यामी हाँ मैं सिर्फ लाते हुए बोली, भैया मैं आपकी बात समझ गई, अब मैं पढ़ाई पर पूरी तरह फोकस करूंगी और आपका नाम रोशन करूंगी। ये सुनकर अनिल स्माइल करते हुए यामी को गले लगा लेता है। इधर यामी अनिल के गले लगे हुए मन में बोली, भैया आप सही कह रहे हैं, मैंने दूसरों पर डिपेंड होकर एक लाइफ जी थी, फिर जब उन दूसरों ने हाथ पीछे किया तो उसके साथ उनकी दी हुई पावर के साथ साथ मेरी जड़ें भी उखड़ गई, और दूसरी चीज़ मेरे अपनों को भी अपने साथ ले गया। इसलिए मुझे समझ में आ गया है और इसे समझने के लिए मुझे पूरी एक ज़िंदगी जीनी पड़ी, और वह भी धोखे के साथ। इसलिए अब मैं कभी भी किसी पर डिपेंड नहीं होंगी। अगर कभी मुझे डिपेंड होना भी पड़ा तो आप पर और नमित पर डिपेंड होंगे, क्योंकि मुझे इतना तो पता चल गया है, आप दोनों के अलावा मैं किसी पर भी भरोसा नहीं कर सकती। उसके बाद अनिल बोला, मैं फ्रेश होकर आकर खाना बनाता हूँ, तब तक के लिए तुम थोड़ी पढ़ाई और कर लो, फिर डिनर करने के बाद रेस्ट करना है, तो अभी अपनी पढ़ाई कंप्लीट कर लो।
ये सुनकर यामी जल्दी से खड़े होकर अनिल का हाथ पकड़ते हुए बच्चे की तरह उसकी उंगलियों से खेलती हुई धीरे से बोली, भैया मेरी आपसे एक रिक्वेस्ट है। यामी को ऐसे क्यूट हरकतें करते देख और अपने हाथ की उंगलियों से खेलते देख अनिल शक भरी नजरों से यामी को देखने लगा। फिर भी उसने बोला, हाँ बोलो छोटी। तो यामी धीरे से बोली, भैया रात का डिनर में बनाऊं। ये सुनकर अनिल ने यामी के चेहरे को जल्दी से अपने हाथों में भरकर बोला, क्या हुआ छोटी, तुझे आज खाना क्यों बनाना है? ये सुनकर यामी बोली, भैया मुझे खाना बनाना है क्योंकि मैं आपके लिए कुछ करना चाहती हूँ। ये सुनकर अनिल बोला, छोटी कोई बात नहीं, तुम अभी 2 दिन पहले हॉस्पिटल से आए हो, अभी तुम थोड़े दिन रेस्ट करो, फिर मैं थोड़ा तुम्हें खाना बनाना सिखा दूंगा, फिर तुम मेरे लिए बना लेना। ये सुनकर यामी थोड़ी मायूस हो जाती है, पर उसे पता है कि उसका भाई उसकी भलाई के लिए ही बोल रहा है। अगर वो जिद भी करेगी तो भी अभी उसका भाई उसे खाना नहीं बनाने देगा। ये सोचकर वह अपने नोट्स को लेकर पढ़ने लग जाती है। इधर अनिल एक राहत की सांस लेते हुए मन में बोला, थैंक गॉड बच गए, वरना ही पक्का की किचन का जो हाल करते वो करती खुद को चोट भी पहुंचाई थी। पर चलो इस बार तो बच गए, लेकिन अगली बार के लिए कुछ सोचना पड़ेगा। चलो अगली बार आएगी तब देखेंगे, पहले फ्रेश होकर डिनर बनाता हूँ। ये बोलकर अपने रूम में फ्रेश होने चला गया। एक्चुअली एक बार यामी खाना बनाने की कोशिश की थी, तब उसने किचन पूरा जला दिया था, साथ साथ अपना हाथ भी जला लिया था। इसीलिए अनिल को किचन की चिंता कम पर यामी की चिंता ज़्यादा थी। फिर अनिल और यामी मिलकर डिनर करते हैं और अनिल अपने ऑफिस का काम कंप्लीट करने स्टडी रूम में चला जाता है। यामी भी अपने रूम में जाकर स्टडी करने लगती है। रात के 11 बजे अनिल यामी के रूम में यामी को चेक करने आता है तो देखता यामी अभी भी स्टडी कर रहे हैं। ये देखकर अनिल यामी का सिर सहलाते हुए बोला, छोटी अभी सो जाओ, कल कर लेना, बाकी की पढ़ाई तुम्हें पता है ना, तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं है, मैंने तुम्हें बोला था जाकर रेस्ट करना, लेकिन तुम स्टडी करने बैठ गई, कल आराम से पूरा दिन स्टडी करना, अभी रेस्ट कर लो। ये सुनकर यामी बोली, ओके भैया। फिर वह बेड पर लेट जाती है। अनिल भी यामी के पास बैठ जाता है तो यामी अनिल के गोद में सर रख देती है। फिर यामी धीरे से बोली, भैया क्यों ना आज आप मुझे बचपन वाली लोरी गाकर सुना। और ये सुनकर अनिल यामी के सिर को सहलाते हुए लोरी गाने लगता है। चंदा मामा बहुत सताते हैं, कभी टिकते तो कभी बादलों में छुप जाते हैं, अब और मुझे तड़पाओ ना, तुम जल्दी आ जाओ, आज छुट्टी का दिन है, तुम दिन में ही आ जाओ ना, मैं भी किसी को ना बताओ, तुम भी किसी को ना बताओ ना। शाम हो गई, इंतजार करते करते आंखें तरस गई तेरे दीदार को, अब और इंतजार करावाओ ना, तुम जल्दी आ जाओ ना। थोड़ी देर बाद अनिल देखता है कि यामी सो चुकी है तो उसके सर को हल्के से तकिए पर रखकर उसके रूम को बंद करके अपने रूम में चला जाता है और सो जाता है। ऐसे ही करके 15 दिन बीत जाते हैं। एक रूम में 17 साल की लड़की स्कूल ड्रेस में रेडी होकर आईने के सामने टाई बांधने थी और चिल्लाई, भैया मुझे स्कूल के लिए लेट हो रहा है, जल्दी से लंच बॉक्स रेडी कर दो। ये सुनकर किचन से आवाज आई, छोटी मैंने तुम्हारा टिफिन रेडी कर दिया है और जल्दी आ जाओ, और मैं तुम्हें आज स्कूल ड्रॉप दूंगा, इसीलिए मैं तुम्हें लेट नहीं होगा। ये सुनकर वो लड़की यामी खुशी से उछल पड़ती है और बैग लेकर दौड़ते हुए किचन में जाकर अपने भैया को हग करते हुए बोली, थैंक यू सो मच भैया। अनिल उसके सर को थपथपाते हुए बोला, कोई बात नहीं छोटी है, मेरा फर्ज है, मैं इस ग्रुप में टाइम पर पहुंच जाना, आज तो मेरी वजह से लेट हुई हो तो हमें टाइम पर सो जाना भी मेरी जिम्मेदारी है। वो लोग घर से बाहर आकर अपनी कार में बैठते हैं और फिर उनकी कार स्कूल की तरफ निकल जाती है। तब एक वाइट कार उनका पीछा कर रही थी। CH9 यामी का बेहोश होना। जब अनिल की कार इंटरनेशनल स्कूल के गेट के सामने पहुंचती है, अनिल अपनी कार रोककर यामी को अपना ख्याल रखने को बोलता है। यामी भी बोली, भैया आप भी अपना ख्याल रखना, और फिर कार से उतरकर स्कूल के गेट की तरफ बढ़ गए। यामी जब से कार से उतरी थी तब से ही आसपास के स्टूडेंट खुसर पुसर करने लगे थे। जब यामी स्कूल में इंटर करती है, उसे सामने चिराग अपने दोस्त अर्जुन, विक्की, नीरज, नरेश के साथ खड़ा मुस्कुराकर उसे ही देख रहा था। उनसे थोड़ी दूरी पर राहुल, नीति खड़े थे। तभी यामी ने देखा कैंटीन की तरफ से आर्यन, प्रीति और रीना भी आ रहे हैं। वह चलते हुए राहुल और नीति की तरफ चली जाती है, चिराग को इग्नोर कर देती है। चिराग की मुस्कान उसके चेहरे पर ही जम जाती है। यामी की इस हरकत पर चिराग को गुस्सा बहुत आ रहा था। उसने जैसे तैसे अपने गुस्से को निगला, यामी की तरफ बढ़ गया। उसके दोस्त भी चिराग के पीछे पीछे आ गए। वो लोग जानते चिराग कितना गुस्से वाला और खतरनाक है। उन्हें भी लगा शायद यामी की इस हरकत पर चिराग उसे थप्पड़ ना मार दे। वह भी यामी के थप्पड़ मारने वाले सीन का मजा लेना चाहते थे, इसीलिए चिराग के पीछे पीछे आ गए। अगर चिराग यामी को थप्पड़ भी ना मारे लेकिन उसकी इंसल्ट पक्की होगी, ये सोचकर अर्जुन और बाकी सब लोग यामी की तरफ आ जाते हैं। रीना, प्रीति, आर्यन भी आ जाते हैं। वह सारे लोग एक जगह इकट्ठा होकर चिराग के एक्शन का इंतजार ही कर रहे थे। चिराग ने मुस्कुराते हुए यामी से कहा, गुड मॉर्निंग यामी बेबी। यामी चिराग के मुंह से बेबी सुनकर गुस्से और नफरत से भर जाती है। उसकी आंखें लाल हो जाती है। उसे अपने पिछले जन्म की बातें याद आने लगी। कैसे चिराग हमेशा उसे बेबी बोलकर ही प्यार का इजहार करना था, जो कि झूठा था।
यामी के दिमाग में बेबी शब्द घूमने लगता जिससे उसकी आंखें नफरत और गुस्से से लाल हो जाती है। इस वक्त गुस्से के कारण यामी का पूरा शरीर कांप रहा था। वह चिराग की तरफ लाल आंखों से देखने लगती है। यामी की आंखें इस वक्त ठंडी और पूरी तरह लाल थी। लाल आंखों से सबको घूर कर देखती है जिन्होंने उसकी जिंदगी बर्बाद की थी। यामी की लाल आंखों में देखते हुए चिराग और उसके दोस्त आर्यन, प्रीति, रीना के शरीर में एक ठंडी लहर दौड़ गई। उन सभी को ऐसा लग रहा था चारों तरफ से स्नोफॉल होने लगा है। उन्हें समझ नहीं आ रहा था इस वक्त यामी की आंखों में ऐसा क्या है जो उन्हें इतना डरा रहा है। फिर यामी बेहद ही ठंडी आवाज में बोली, मिस्टर चिराग अग्रवाल, क्या मैं आपकी गर्लफ्रेंड हूँ? यामी की ठंडी और डरावनी आवाज चिराग के कानों में पड़ते हैं उसके पूरे शरीर और दिमाग ने काम करना बंद कर दिया। वो सिर्फ नामे सिर हिलाने लगा जैसे उसकी बॉडी यामी के कंट्रोल में हो। फिर वो बोली, तुमने मुझे बेबी कैसे बुलाया? क्या मैंने तुमसे कहा तुम मुझे बेबी बुलाओ? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे बेबी बुलाने की? अगर दोबारा कभी मुझे बेबी बुलाने की हिम्मत की मैं तुम्हारी जान ले लूंगी। यामी की ठंडी और कठोर आवाज में धमकी सुनकर चिराग ने अपना सर जल्दी जल्दी हाँ में हिलाना शुरू कर दिया। चिराग के फ्रेंड और आर्यन, प्रीति, रीना के भी दिमाग और शरीर ने काम करना बंद कर दिया था। वह एकटक आंखें बड़ी बड़ी करके बस यामी की आंखों में ही देख रहे थे। अचानक यामी बेहोश होकर नीचे गिरने लगी। लेकिन तभी राहुल, नीति, जो इतनी देर से ही अजीब सा सीन देख रहे थे, उन्होंने जल्दी से यामी को पकड़ लिया। फिर जब उन्होंने यामी को देखा वो बेहोश हो चुकी थी। इधर चिराग और उसके फ्रेंड्स अभी भी स्टैचू बने देखकर राहुल और नीति हैरान परेशान है। उन्हें समझ में नहीं आ रहा था इन 3 मिनट में ऐसा क्या हुआ। यामी बेहोश हो गई। वह चिराग और उसके फ्रेंड और बाकी आर्यन, रीना, प्रीति इतनी देर से डर से कांप रहे थे अभी भी स्टैचू बने खड़े हैं। अचानक किसी ने जोर से बोला, देखो वह घमंडी लड़की बेहोश हो गई। उसकी आवाज़ चिराग, उसके दोस्तों के कानों में और आर्यन, प्रीति, रीना के कानों में पड़ती ही वह अपने होश में आ गए। वो लोग नफरत, गुस्से, हैरानी, डर के मिले जले भाव से यामी को देखने लगे जो कि बेहोश पड़ी थी। फिर क्या के दोस्त और आर्यन, रीना और प्रीति जल्दी ही वहां से चले गए। चिराग अभी भी वहां खड़ा गुस्से से यामी को घूर रहा था। फिर मन में बोला, इसकी इतनी हिम्मत कैसे हुई? इसने महान चिराग अग्रवाल को डराया लगता है। इसमें ज्यादा ही गुरूर और घमंड आ गया है। मैंने भी इसका गुरूर घमंड को स्वाभिमान अपने जूतों के नीचे नहीं कोंचला। फिर मेरा नाम भी चिराग अग्रवाल नहीं। ये सोचकर वो वहां से वॉशरूम की तरफ चला जाता है। इतनी भीड़ और शोर शराबे को देखकर अभी स्कूल में एंटर हुआ। नमित शोर शराबे को सुनकर भीड़ की तरफ देखने लगा। तभी उसे थोड़ी दूर खड़ी लड़कियों की बातें सुनाई देती है। पहले लड़की बोली, यह घमंडी दिखावटी लड़की पहले तो इतने दिन तक स्कूल नहीं आई, पता नहीं क्या कर रही थी। आज जब स्कूल आई है यहाँ पर आकर तमाशा कर रही है। हमें दिखाना क्या चाहती है? यामी सेन का समझ में नहीं आ रहा। इस पर दूसरी लड़की बोली, यह घमंडी दिखावटी लड़की ने पहले हमारे कॉलेज के हैंडसम हंक चिराग अग्रवाल को शेड्यूल्स किया, अपने प्यार में गिराया और अब ऐसे दिखा रही है जैसे मिस्टर चिराग ही इसके पीछे पड़े हो। खुद को पता नहीं कहाँ की परी समझती है। तभी दूसरी लड़की की बात सुनकर पहले लड़की बोली, फिर क्या चाहती है? वरना तुम मिस्टर चिराग को क्या लड़कियों की कमी है जो उस घमंडी और दिखावटी यामी सेन को बेबी कहेंगे? एक बेबी शब्द इतने गुस्से में होने का नाटक कौन करता है? फिर जब उसे लगा उसने चिराग सर की इंसल्ट करके गलत किया, अब चिराग सर उसे नहीं छोड़ने वाले हैं, उसने बेहोशी का नाटक किया। चिराग सर के गुस्से से बचने के लिए तभी इतनी देर से नमित उन दोनों लड़कियों की बातें सुन रहा था। जब उसने यामी के बेहोश होने की बात सुनी, वह भीड़ को चीरते हुए दौड़कर यामी के पास पहुंचा। राहुल और नीति के तरफ देखकर पैनिक होकर बोला, क्या हुआ? यामी को ऐसे कैसे बेहोश हो गई? ये तो बिल्कुल ठीक हो गई थी, फिर ऐसा क्या हो गया जो कि बेहोश हो गई? किसने इसे चोट पहुंचाए? मुझे बताओ, से छोड़ूंगा। नमित को इतने गुस्से और ठंडे आवाज में कहा। स्टूडेंट उसकी आवाज सुनकर आप गए। सब ने धीमे धीमे बात करते हुए कहा, थोड़ी देर पहले ये घमंडी और दिखावटी लड़की गुस्से में होने का नाटक कर रही थी, अब ये चंपू शुरू हो गया। तभी एक लड़का उस लड़के के कंधे पर हाथ रखते हो बोला, यार हमें क्या करना, हमें तो बस इस सीन के मजे लेने हैं, इन्हें जो कर रहे करने दो। इधर राहुल और नीति जानते थे नमित यामी से कितना प्यार करता है। उन्होंने बताया, इसे पता नहीं अचानक क्या हो गया, ये बेहोश हो गई, किसी ने भी चोट नहीं पहुंचाई है। ये सुनकर नमित ने राहत की सांस ली। उसके बेहोश होने के कारण चिंतित था। उसे गोद में उठाकर मेडिकल रूम की तरफ चल पड़ता है। वहां मौजूद सारे स्कूल के स्टूडेंट के मुंह ओ आकार में खुला का खुला रह जाता जब उन्होंने नमित की गोद में यामी को देखा। अचानक स्टूडेंट अपने होश में आए और हुटिंग करने लगे। ये देखकर एक नज़र नमित ने उन सबको घूर कर देख और मेडिकल रूम की तरफ चला गया। हॉस्पिटल बेड पर यामी को लेट आकर नमित जल्दी से डॉक्टर के पास जाकर सारी सिचुएशन समझा दी। ये सुनकर डॉक्टर जल्दी से यामी के पास आए, यामी का चेकअप करने लगे। यामी को पूरी तरह चेक करने के बाद बोले, इसमें शायद अपने दिमाग पर ज़्यादा स्ट्रेस ले लिया, अपने दिमाग पर ज़्यादा जोर डाल दिया, जिस वजह से ही बेहोश हो गए। अगर ये अपने दिमाग को ज़्यादा देर उसी स्टेज में रखती, ये पैरालाइज्ड भी हो सकती थी।
शुक्र है यह वक्त पर बेहोश हो गई, इसीलिए यह सही सलामत है। डॉक्टर की बात सुनकर नमित, राहुल और नीति भी घबरा गए थे। लेकिन फिर डॉक्टर बोला, चिंता की कोई बात नहीं है, ये बिल्कुल ठीक है, लेकिन ध्यान रखना इन्हें ज़्यादा स्ट्रेस और गुस्सा ना आए। इधर यामी के बेहोश हो जाने के बाद यामी को जाने बाद कुछ धुंधला दिखाई देने लगता है, फिर चारों तरफ अंधेरा ही हो जाता है। अचानक उसे एक चमकती हुई लाइट दिखती है, उसमें से आवाज़ आती है, यामी मैं तुम्हारी आंतरिक शक्ति हूँ। तुमने 2 जिंदगी जी है, दोनों जिंदगियों में ही तुमने बहुत ज़्यादा ध्यान और योगा किया है, तुमने जीवन की सारी कठिनाइयों को भी पार किया है, इसीलिए तुम मुझे तुम्हारी आंतरिक शक्ति जागृत कर पाए हो। तुम मेरे द्वारा किसी को भी कंट्रोल में कर सकती हो, तुम उस इंसान को जो कहोगी, जो इंसान वही करेगा। जब तक इंसानियत की भलाई के लिए आंतरिक शक्ति का यूज़ करती रहोगी तब तक के लिए मैं जागृत रहूंगी। अगर तुमने मेरा गलत यूज़ किया मैं उसी टाइम खत्म हो जाऊंगी। और मेरी एक बात याद रखना, अपनी आंतरिक शक्ति यानी मेरे बारे में किसी को मत बताना। जिन लोगों की आंतरिक शक्ति जागृत हो जाती है उनके बहुत सारे दुश्मन होते हैं। आज की तरह भी बेहोश नहीं होना चाहती हो या पैरालाइज नहीं होना चाहती हो, ध्यान और योगा रोज करके तुम मुझे पूरी तरह कंट्रोल में कर सकती हो। जब तक तुम मुझे पूरी तरह कंट्रोल नहीं कर लेती मैं दूसरों के साथ साथ तुम्हें भी नुकसान पहुंचा दूंगी। अचानक वो गायब हो जाती है, फिर से चारों ओर अंधेरा छा जाता है। फिर उसे अचानक एक हल्की हल्की रोशनी दिखने लगती है। यामी उस तरफ जा ही रही थी, उसकी आंखें खुल जाती है। उसने देखा वह अपने स्कूल के मेडिकल होम में बेड पर सो रही है। कुछ दूरी पर नमित, राहुल, नीति खड़ी उसी का होश में आने का इंतजार कर रहे हैं। अचानक यामी को अपने अंतर्मन द्वारा कही गई बातें याद आती है। यामी ने सोचा, क्यों ना मैं एक बार नीति पर अपने अंतर्मन की शक्ति ट्राई करके देखती हूँ। ये सोचते हुए वह अपनी आंखों का फोकस नीति पर कर देती है। थोड़ी देर बाद यामी के सर में हल्का हल्का दर्द होने लगता है, फिर भी वह खुद को कंट्रोल करते हुए नीति को देख रही थी। इधर नीति को भी ऐसा महसूस हो रहा था जैसे कि अपने शरीर और दिमाग पर कंट्रोल खत्म होता जा रहा है। तभी नीति को एक आवाज़ सुनाई देती है, मेरे पास आओ। यह आवाज़ सुनते ही नीति अपने आप ही चलते हुए यामी के पास पहुंच जाती है। एक टक यामी की आंखों में ही देख रही थी। ये देखकर यामी समझ जाती है उसकी अंतर्मन की शक्ति ने जो कहा था वह सच। ऐसा ये सोचकर वह नीति को अपने अंतर्मन की शक्ति से रिलीज कर देती है, खुद पर हो सोने का नाटक करने लगती है। तभी राहुल को एहसास होता है नीति उसके पास नहीं है। ये देखकर वह चारों तरफ देखता नीति एक टक यामी को घूरती हुई खड़ी दिखती है। राहुल जाकर नीति के कंधे पर हाथ रखता है। नीति जैसे अभी नींद से जागी हो ऐसे राहुल देखने लगती है। राहुल बोला, तुम यामी के पास कब आए? उसे इस तरह क्यों देख रही हो? ये सुनकर नीति भी कंफ्यूज हो गई। वह कब यामी के पास आए उसे पता कैसे नहीं चला। अभी राहुल को कुछ बोलने ही वाली थी, इतने में ही यामी होश में आने का नाटक करती है। वह सभी यामी की टेंशन में उसके पास आ जाते हैं। नमित बोला, यह क्या है? तुम बेहोश कैसे हो गए? क्या तुमने आज ब्रेकफास्ट नहीं किया था? नमित को वहां देखकर यामी की आंखें खुशी से चमकने लगती है। नमित का हाथ पकड़ नमित के हाथ की उंगलियों से खेलते हुए बच्चों की तरह बोली, भैया ने मुझे सुबह भरपेट नाश्ता करवा कर भेजा था। ये बात सुनकर और यामी की क्यूट हरकतें देखकर नमित ने सिर हिलाया। बोला, फिर तुम्हें किस चीज़ का स्ट्रेस है जो तुम इस तरह बेहोश हो गई? ये सुनकर यामी अपने गाल फुलाते हुए बोली, नम, व चिराग ने मुझे गुस्सा दिलाया था। मैं गुस्सा नहीं करना चाहती थी, तुम्हें तो पता ही है मैंने अभी अभी दवाएं लेनी बंद की है। मुझे चिराग पर इतना गुस्सा आ गया, मेरा सर दर्द होने लगा, फिर मैं अचानक बेहोश हो गई थी। ये बोलकर वो मासूम सी शक्ल बनाकर नमित को देखने लगी जैसे उसे बहला रही हो, कहीं नमित को उसके बेहोश होने का असली कारण ना पता चल जाए। यामी की बात सुनकर नमित को बहुत गुस्सा आता है, लेकिन वो उन सबको अपना गुस्सा नहीं दिखाना चाहता था। इसलिए यामी के सर पर हाथ रखते हुए बोला, कोई बात नहीं, चलो आज क्लास अटेंड नहीं करते, मैं तुम्हें घर लेकर चलता हूँ। डॉक्टर ने कहा अगर तुम इसी तरह से स्थिति रही तुम पैरालाइज भी हो सकती हो। क्या तुम पूरी जिंदगी बिस्तर पर बिताना चाहती हो? ये सुनकर यामी जल्दी जल्दी ना में सिर हिलाने लगी बच्चों की तरह। उसे इस तरह देखकर नमित के होठों पर एक छोटी सी स्माइल आ गई। उसने जल्दी ही स्माइल छुपा ली। इधर यामी को नमित के सामने बच्चों की तरह बिगड़े बिहेव करते हुए देख राहुल और नीति हैरानी से यामी को देख रहे थे, क्योंकि उसे 2 साल से जानते थे। उसे हमेशा घमंड दिखावा करते हुए देखा था, पर वह दिल की अच्छी थी, इसीलिए उनकी दोस्त थी। मेडिकल रूम के बाहर चिराग बड़ा ये सब देख रहा था, उनकी बातें सुन रहा था। उसके गुस्से में मुट्ठी बंद थी। यामी शायद ज्यादा ही घमंडी हो गई है, इससे चंपू जिस तरह बात करती है और बिगड़े बच्चों की तरह बिहेव करती है, मेरी तरफ शेरनी की तरह दाद देती है, इसकी तो मैं ऐसी हालत करूंगा कभी चिराग अग्रवाल के साथ गलत बिहेव करने के बारे में 7 जन्म तक नहीं सोच पाएगी। एक बार तुम मेरे जाल में फंस जाओ उसके बाद मैं तुम्हें देख लूंगा। अगर एक एक इंसल्ट का बदला नहीं लिया मैं भी चिराग अग्रवाल नहीं। मुझे लगता है अब अंकिता के साथ मिलकर कुछ अच्छा सा प्लान बनाना पड़ेगा। इस चिड़िया को पिंजरे में डालने के लिए ये सोचकर चिराग वहां से चला जाता है। नमित वहां खड़ा था, उस तरफ कुटिल मुस्कान अपने होठों पर लिए देख रहा था। मन में बोला, चिराग अग्रवाल की तो शुरुआत है,
आगे आगे देखो क्या क्या होता है। एक बार मेरी टेरिटरी में आ जाए फिर तुम्हें मैं बर्बाद कर दूंगा। उसके बाद यामी को अपनी गोद में उठा लेता है। ये देखकर यामी हड़बड़ा जाती है। यामी बोली, नम मुझे गोद में क्यों उठाया है? ये सुनकर नम स्माइल करते हुए यामी के प्यारे से चेहरे को देखते हुए, यम अभी तुम बेहोश हुई थी, फिर भी तुम पैदल चलना चाहती हो, फिर मेरी गोद में कांटे लगी है। ये सुनकर यामी चुप हो जाती है। अपना सर नमित के सीने पर रखकर उसके दिल की धड़कन सुनने लगती है। यामी के इस तरह एक तो उसकी गोद में होने से, दूसरा उसके सीने से लगे होने से अमित की धड़कनें तेज हो चुकी थी, जिसे महसूस करके यामी के फेस पर स्माइल आ जाती है, जो एक सेटिस्फाइड स्माइल थी, जैसे कोई इंसान किसी चीज़ को पाना चाहता हो, वैसे पता चले वो चीज़ तो उसकी ही है। तब उस इंसान के चेहरे पर जो स्माइल आती है, उसी तरह की स्माइल यामी के चेहरे पर थी। इधर नमित हालत खराब थी। खुद को कंट्रोल करके वह अपनी कार की तरफ बढ़ जाता है। इधर राहुल और नीति, जो अब तक सदमे में उन दोनों को देख रहे थे, वो अचानक अपने होश में आते हैं। नीति राहुल से बोली, देखो ना, उस हादसे के बाद यामी कितनी ज़्यादा अच्छे से बिहेव करने लगी है। बेचारे नमित की इंसल्ट नहीं करती, उसे वापस अपना बेस्ट फ्रेंड मानने लगी है। राहुल नीति के बात पर हाँ मेरे सिर हिला देता है और मन में बोला, मुझे तुम्हें बेस्ट फ्रेंड वाली दोस्ती नहीं लग रही। मुझे तो ऐसा लग रहा है जैसे यामी नमित के करीब जाने की कोशिश करते हैं, जैसे एक दूसरे से प्यार करने वाले लोग करते हैं। कहीं यामी को नमित से प्यार तो नहीं हो गया? लेकिन ऐसा कैसे हो सकता है? जो लड़की 15 दिन पहले जिस इंसान से नफरत करती थी, आज उसी इंसान से प्यार कैसे कर सकती है? ऐसा लगता था वह चिराग से प्यार करती है, वह भी आज एक गलतफहमी लग रही थी। वह ऐसा लग रहा था कि यामी चिराग से नफरत करती है। ये सब इन 15 दिनों में चेंज हुआ है। ऐसा क्या हुआ इन 15 दिनों में? राहुल ये सब सोच रहा था, लेकिन उसे नहीं पता ये सब 15 दिन में नहीं, पूरी एक जिंदगी बदलने में लगी है। CH10 यामी और नमित की मस्ती। नीति ने राहुल से कहा, यामी नमित के साथ वापस से अपनी फ्रेंडशिप कर ली है, अब नमित के साथ अच्छे से बिहेव करने लगी है। यामी हॉस्पिटल से आने के बाद उस चिराग से दूर हो गई है, नमित को वापस से बेस्ट फ्रेंड बना लिया है। कितना अच्छा लग रहा है। नामित प्यार करता था, यामी के बुरे बिहेवियर से नामित कितना हट होता, लेकिन अच्छा है, उस हादसे के बाद यामी सही गलत में फ़र्क देखना सीख गई है। राहुल उसकी बात में सिर हिला देता है। फिर राहुल ने ही मन में सोचा, मुझे तो ऐसा लगता है कि यामी को प्यार हो गया, उसका नमित के साथ बिहेवियर और हरकतों से तो ऐसा ही लग रहा है, यामी नमित से प्यार करने लगी है। काश यह मेरी कोई गलतफहमी ना हो। राहुल और नीति क्लास की ओर चले जाते हैं। इधर नमित यामी को अपनी कार में बैठता है, खुद ड्राइविंग सीट पर बैठकर यामी के घर की तरफ कार को चलाने लगता है। यामी नमित को गौर से देख रही थी। अचानक उसे कुछ याद आता है। यामी नमित की बाजू पकड़कर अपना चेहरा बच्चों की तरह रब करते हुए बोली, नम मुझे घर नहीं जाना है, तुम प्लीज़ मुझे आज कहीं घुमा दो। यामी की बात सुनकर नमित बोला, क्यों, क्या हुआ है? तुम्हें आज घूमने जाना है, वह भी मेरे साथ? नमित की बात बीच में काटकर यामी बोली, आज मॉम डैड घर आने वाले हैं, बिजनेस ट्रिप से, तुम जानते ही हो। अगर मॉम डैड को पता चला मैं स्कूल से जल्दी घर आ गई, वह दोनों मुझे डांटना शुरू कर देंगे। ये सुनकर नमित को भी सब कुछ समझ में आ जाता है। असल में नमित यामी के मॉम डैड की असलियत जानता था, उसने बस यामी को हट ना हो इसलिए उसके मॉम डैड की सच्चाई नहीं बताई। नमित को पता है, बिजनेस ट्रिप के बहाने क्लब में जुआ खेले गए वो लोग यामी के सामने अच्छा बनकर रहना चाहते हैं, क्योंकि उन्हें पता यामी की शादी अग्रवाल फैमिली में होगी। अगर यामी को पता चला वो लोग जुआ खेलते हैं तो यामी कभी भी उनकी फाइनेंशियली मदद नहीं करेगी, इसीलिए वो लोग यामी से हमेशा बिजनेस ट्रिप का बहाना बनाकर जाते हैं। घर पर यामी को हमेशा दबाकर रखते हैं। यामी के चिराग के करीब जाने का कारण भी उसके मॉम डैडी है। उसके बाद नमित अपनी सोच से बाहर आकर कार मॉल की तरफ घुमा लेता है। नमित बोला, यम तुम्हें आज मैं शॉपिंग करवाता हूँ। ये सुनकर यामी बच्चों की तरह खुश हो जाती है, क्योंकि शॉपिंग करना, मूवी देखना और गेम खेलना उसका सबसे फेवरेट काम है। थोड़ी देर बाद हेलन मॉल के बाहर नमित अपनी कार रोकता है। यामी से बोला, यम तुम मॉल में चलकर शॉप चूज करो, कौन से शॉप में शॉपिंग करनी है, तब तक मैं कार पार्क करके आता हूँ। उसके बाद यामी में उतरकर मॉल के एंट्रेंस की तरफ चली जाती है। इधर नमित अपनी कार हेलन मॉल की पार्किंग में पार्क करने चला जाता है। यामी मॉल के अंदर जा रही थी, वह इधर उधर देख रही थी। अचानक यामी किसी से टकरा जाती है, जब भी आप भी गिरने ही वाली थी। किसी ने यामी का हाथ पकड़कर उसे गिरने से बचा लिया। यामी ने गिरने के डर से अपनी आंखें बंद कर ली थी। थोड़ी देर बाद जब यामी को दर्द महसूस नहीं होता, यामी आंखें खोलकर देखती है। उसके सामने एक हैंडसम ब्लैक टैक्सीडो सूट पहने एक लड़का खड़ा था। वह लड़का भी गौर से यामी को देख रहा था। उस लड़के को यामी का चेहरा जाना पहचाना लग था। यामी का चेहरा उसे जाना पहचाना लग रहा था। उस लड़के ने मन में सोचा, क्या यह वही है जिसे पूरा परिवार ढूंढ रहा है? वह अभी अपनी सोच में घूम ही था। अचानक उसके कानों में यामी की आवाज़ आई। यामी बोली, इश्यूज मी मिस्टर, क्या आप मुझे छोड़ सकते हैं? ये सुनकर उस लड़के ने यामी को सीधा खड़ा कर वहां से जाने लगता है। दोबारा यामी की पीछे आवाज़ आती है, थैंक यू। इतने में वहां नमित जाता है।
यामी को चेक करते हुए बोला, तुम ठीक तो हो ना? तुम सुबह ही बेहोश हुई हो, फिर भी ध्यान से नहीं चल सकती, अभी गिर जाती, तुम्हें चोट लग जाती ना। जब उस लड़के ने यामी का थैंक यू सुना, वह यामी की तरफ मुड़कर देखने लगा। तभी उसके कानों में नमित की आवाज़ आई। पता नहीं क्यों पर उसे यामी के बेहोश होने की बात सुनकर बुरा लगा, फिर भी यह सही समय नहीं था, इसलिए वह लड़का वहां से चला गया। जब यामी गिरने वाली थी, नमित तभी आ गया था। नमित और यामी की दूरी बहुत ज़्यादा थी। फिर नमित उस लड़के को यामी को घूरते हुए देखता है, उसे बहुत ज़्यादा जलन होती है और गुस्से में उसकी मुट्ठी या कस जाती है। फिर खुद को कंट्रोल करके यामी के पास पहुंचता है। उसके बाद यामी और नामिक शॉपिंग करने चले जाते हैं। थोड़ी देर में यामी लेडीज शॉप में जाकर बहुत सारी शॉपिंग कर ली थी। शॉपिंग बैग से नमित के दोनों हाथ भर गए थे, फिर भी वह उसके पीछे पीछे चल रहा था। अचानक यामी को टेडी बेयर की शॉप दिखती है। वह नमित को अपने पीछे आने का बोलकर टेडी बेयर की शॉप में घुस जाती है। उसके बाद वह पिंक कलर का बड़ा सा टेडी बेयर खरीद लेती है। जब वह टेडी बेयर नमित को देने के लिए पीछे घूमकर नमित को देखती है, वह हैरान हो जाती है, क्योंकि इस वक्त उम्मीद के हाथ में बहुत सारे शॉपिंग बैग थे। ये देखकर यामी को गिल्टी फील होता है। उसके बाद यामी टेडी बेयर खुद पकड़कर उसे रेस्टोरेंट की तरफ ले जाने लगती है। नमित बोला, यम तुम चलो और हमारी टेबल चूज करो, तब तक के लिए मैं स्टाफ से कहकर सारा सामान और तक पहुंचाता हूँ, फिर मैं भी आता हूँ। इतना सामान साथ में लेकर तो नहीं घूम सकते। ये सुनकर यामी हाँ में सिर हिलाती है और वहां से चली जाती है। उसके बाद जो शैडो कार्ड नमित को प्रोटेक्ट करने के लिए नमित के पीछे थे, वह सब बाहर आते हैं। नमक से शॉपिंग बैग ले लेते हैं। फिर नमित उन्हें कार में रखने को बोल जिधर यामी गई थी उधर रेस्टोरेंट की ओर चला जाता है। नमित रेस्टोरेंट में पहुंचा, देखा यामी ने बहुत सारा खाना मंगा लिया है। उसका इंतजार किए बिना ही सारा खाना खत्म करने में लगी है। ये देखकर नमित ने ना में सिर हिलाता हुआ यामी के पास जाकर बैठ जाता है। इधर आसपास के टेबल पर बैठे कपल ने यामी को इतना सारा खाना मंगा दे देखा, बहुत सारे लोग आने वाले होंगे। जब उन लोगों ने यामी को अकेले खाना खाते हुए देखा, अपना खाना खाना भूलकर यामी को हैरानी से घूरने लगे। जब नमित को आते देखा, उन्होंने सोचा शायद कोई और भी आने वाला है। नमित चुपचाप टेबल पर जाकर बैठ गया और फिर जो लोग यामी को घूर रहे थे, नमित ने उन्हें घूर कर देखा। सबने वहां से नजर हटाकर अपने में बिजी हो गए। यामी ने लगभग खाना खत्म कर दिया। अचानक उसे नमित की याद आई। वह अपना सर उठाकर सामने देखा तो हैरान हो गई, क्योंकि नमित उसे ही देख रहा था। फिर यामी ने टेबल पर खाने को देखा। उसका चेहरा शर्म से लाल हो गया, क्योंकि 5 लोगों का खाना यामी ने अकेले लगभग खत्म कर दिया था। उसका लाल चेहरा देखकर नमित को हंसी आ रही थी। उसने हंसने की हिम्मत नहीं की, क्योंकि उसे पता था कि अगर वह हंसा, यामी उसका यही मर्डर कर देगी। ये सोचकर उसने अपने एक्सप्रेशन को कंट्रोल में किया, बोला कोई बात नहीं, मुझे ज़्यादा भूख नहीं है, मैं इतने से ही काम चला लूँगा। ये सुनकर यामी अपना चेहरा नीचे करते हुए धीरे से बोली, तुम कुछ और मंगवा लो, ये भी मैं ही खा लूँगी, तुम्हें मेरा झूठा खाना नहीं खाना चाहिए। यामी की बात सुनकर नमित यामी को घूरकर देखने लगा। मन में बोला, भुक्कड़ कहीं की, झूठी सारा खाना खुद खाना, इसीलिए मुझे ना खाना खाने देने के लिए बहाना बना रही है। फिर भी उसने सिर हिलाते हुए बोला, ठीक है, मुझे ज़्यादा भूख नहीं है, मैं सैलेड मंगा लूँगा, तुम खा लो। उसके बाद उसने वेटर को इशारा किया और सैलेड ऑर्डर दिया। वो वेटर भी बेचारा यामी को हैरानी से घूर रहा और सोच रहा था, इतनी पतली लड़की में इतना सारा खाना गया कहाँ। जब यामी को अपने ऊपर किसी की नज़र महसूस हुई, यामी ने सर उठाकर देखा तो वेटर उसे अजीब नज़रों से घूर रहा था। एक बार के लिए यामी शर्मा गई, फिर अपनी बेशर्मी में आते हुए बोली, क्या घूर रहे, अगर तुम्हारी नज़र से मैंने खाना खाना बंद कर दिया, फिर देखना तुम्हें इस रेस्टोरेंट की नौकरी से निकलवा दूंगी। यामी की धमकी से डरकर वेटर वहां से जल्दी से चला गया। इधर नमित अपनी हंसी कंट्रोल नहीं हो रही थी, इसीलिए वह इधर उधर देखने लगा जैसे यामी वहां मौजूद ही ना हो। यामी की नज़र जब नमित पर पड़ी, उसके एक्सप्रेशन देखकर समझ गई नमित को उस पर हंसी आ रही है, अपनी हंसी कंट्रोल करने की कोशिश कर रहा है। ये देखकर यामी की आंखें छोटी हो जाती है। वह आंखें छोटी करके नमित को घूरने लगती है। नमित भी अंदर ही अंदर डर जाता है, वह पकड़ा ना जाए, भगवान से प्रार्थना ही कर रहा था यामी को उस पर शक ना हो, वह उस पर हंस रहा है। इतने में ही दूसरा वेटर लेकर आ गया। नमित शैली में आने लगता है। यामी भी नमित को इग्नोर करके बाकी का बचा हुआ खाना खाने लगती है। नमित और यामी खाना खत्म करके मूवी देखने चले जाते हैं। जब वो लोग मूवी टिकट के लिए लाइन में खड़े थे, एक लड़कियों ग्रुप आपस में बात कर रही थी, यार देखना क्यूट बंदा है। तभी दूसरी लड़की बोली, हाँ यार सच में, काश यह मेरा बॉयफ्रेंड बन जाए। तभी तीसरी लड़की बोली, तुम्हें दिख नहीं रहा, उसके साथ एक लड़की भी है। तभी पहली लड़की बोली, क्या हुआ, उसकी बहन या दोस्त भी तो हो सकती है। जब यामी के कानों में ये सब बातें पड़ तो वो इधर उधर देखने लगी। उसे कुछ दूरी पर लड़कियों का ग्रुप उनकी तरफ देखकर ही कुछ बातें कर रहा था। जब ध्यान से उन लड़कियों को देखती है और बातें सुनती है, वह देखती है उनकी तरह से देखकर बातें कर रही है। ये देखकर वह उन लड़कियों की नज़रों का पीछा करती तो देखती है नमित को उसने आज जो नए सनग्लासेस पहनाए थे,
उसकी वजह से उसका लुक चेंज हो गया था। आज उसकी हेयर स्टाइल भी चेंज की थी, इसीलिए वो आज क्यूट और हैंडसम लग रहा था। कुछ लड़कियों के ग्रुप के द्वारा नमित की तारीफ किए जाने के कारण यामी का नमित को कहीं छुपा देने का मन कर रहा था। उसे उन लड़कियों पर गुस्सा भी बहुत आ रहा था, इसलिए उसने नमित का हाथ कसकर पकड़ा और घूरकर उन लड़कियों को देखने लगी। इधर नमित मूवी टिकट काउंटर के पास पहुंचने का इंतजार कर रहा था। जब उसे यामी के हाथों की पकड़ अपने हाथ पर महसूस हुई, नमित ने यामी की तरफ देखा। यामी को किसी को गुस्से से घूरते हुए देखा। उसने यामी के नज़रों का पीछा किया। उसने देखा एक लड़कियों का ग्रुप जो कि उसे देखकर ही स्माइल कर रहा था। सारी लड़कियां अपनी अदाएं दिखा रही थी, जैसे उसे इम्प्रेस करने की कोशिश कर रही हो। ये देखकर नमित को समझने में देर नहीं लगी। ये सारी लड़कियां उस पर लाइन मार रही है, इसीलिए यामी उन्हें गुस्से से घूर रही है। ये देखकर नमित को इतनी खुशी होती है। वह अगर पब्लिक भी नहीं होता तब वह नाचने लगता। उसने छोटी सी उम्र से ही अपने नाना जी के साथ मिलकर बड़ी बड़ी बिजनेस डील करी थी। उसे आज तक इतनी खुशी कभी महसूस नहीं हुई जितनी उसे यामी की जलन देखकर हो रही थी। वह गौर से यामी को देखने लगा। जब यामी को अपने ऊपर किसी की नज़र में महसूस हुई, यामी ने सर उठाकर नमित की तरफ देखा। नमित उसे ही प्यार से देख रहा था। ये देखकर यामी कंफ्यूज हो गई। नमित ने उसका कंफ्यूजन समझकर कुछ कहने की बजाय एक नज़र यामी को देखा। दूसरी बार उस लड़कियों के ग्रुप को यामी को सारी बात समझ में आ जाती है। वह शर्म के मारे सामने मुंह करके खड़ी हो जाती है। इतने में उनका मूवी टिकट उन्हें मिल गया था, इसीलिए यहाँ में सिनेमा हॉल में चली जाती है। उसके बाद वह लोग अपनी सीट पर बैठकर मूवी के स्टार्ट होने का इंतजार करने लगते हैं। थोड़ी देर बाद जब मूवी स्टार्ट होती है, कुछ देर तो मुझे अच्छी चल रही थी, उसमें फाइटिंग सीन वगैरह आए। जब मूवी एंड पर तभी एक किसिंग सीन आता है। उसे देखकर नमित और यामी दोनों ने ही शर्म के मारे इधर उधर देखना शुरू कर दिया। तभी दोनों की नज़र अपनी अपनी साइड पर बैठे कपल पर गई, जो एक दूसरे को किस कर रहे थे। ये देखकर यामी और नमित इतने जल्दी से नज़रें हटाकर दूसरी साइड की उन दोनों की नज़रें मिल गई। उनकी नज़रें मिलते ही नमित शर्म की वजह से नीचे अपने फ़ोन में देखने लगा। ये देखकर यामी के चेहरे पर बड़ी सी स्माइल आ गई। अचानक यामी को एक शरारत सूझी। यामी ने बेशर्मी से नमित के गाल पर बेबी किस कर दिया। अचानक यामी के किस करने से नमित फ्रीज हो गया। नमित ने कभी उम्मीद नहीं थी यामी उसे कभी किस करेगी, चाहे गाल पर ही क्यों ना की हो। लेकिन दोनों की पहली किस उसे महसूस करते हैं नमित स्वर्ग में पहुंच गया। थोड़ी देर में मूवी खत्म हो गई और सभी बाहर चले गए। नमित अभी भी स्टेचू की तरह जमा बैठा था। जब यामी ने देखा नमित अभी भी पलके तक नहीं झपका है, ये देखकर उसे भी थोड़ी शर्म आ गई। अपने सिर को झटककर नमित को हिलाते हुए का यही सिनेमा हॉल में ही रहना है या फिर घर भी चलना है। ये सुनकर नमित होश में आया और उसे ऐसा लगा जैसे वह सपना देख रहा था। यामी ने उसे कोई किस नहीं किया। ये देखकर वह यामी को अजीब नज़रों से देखने लगा। यामी झुंझलाहट में बोली, तुम्हारे गाल पर एक बेबी किस किया है, उसको इतना बड़ा इशू बनाने की क्या ज़रूरत है। यामी की बेशर्मी देख और यामी की बात सुनकर ही नमित शर्म से पानी पानी हो गया। फिर वह जल्दी जल्दी चल के सिनेमा हॉल से बाहर आ गया। फिर वह लोग अपनी कार से यामी के घर की तरफ चल पड़े। जब नमित और यामी के घर पहुंचे तो नमित बोला, तुम घर के अंदर चलकर रेस्ट करो, तुम थक गई होगी, सुबह बेहोश हो गई थी। वैसे भी तुम्हें हॉस्पिटल से आए हुए 10 दिन ही हुए हैं, इसलिए तुम घर के अंदर जाओ, तब तक कार पार्क करके शॉपिंग बैग लेकर आता हूँ। उसके बाद यामी कार से उतरकर घर के अंदर जाने लगी। यामी घर के दरवाजे पर पहुंची। उसे घर का गेट खुला मिला। उसने सोचा उसके भैया हम आ गए, भैया को पुकारती दौड़ती हुई लिविंग रूम में पहुंची। सामने उसके मॉम डैड बैठे थे। इस वक्त यामी के हाथ में पिंक टेडी बेयर था। उसका स्कूल बैग भी नहीं था। ये देखकर सौतेली माँ किरण उसके डैड को बहुत गुस्सा आया। उसके डैड ने उसकी माँ को इशारा कर दिया, खुद चुपचाप बैठकर मोबाइल चलाने लगे। उसकी माँ गुस्से में उसकी तरफ बढ़ी और टेडी बियर छीनकर जमीन पर फेंकते हुए बोली, अभी तुम एडल्ट भी नहीं हुई और किसके साथ आवारा घूम के आए हो। तुम्हें पता है ना तुम्हारी शादी अग्रवाल खानदान में होने वाली है। हमारी इज्जत की चिंता ना हो तो भी कोई बात नहीं, कम से कम अग्रवाल का नाम तो खराब मत करो। ये बोलकर वह यामी को थप्पड़ मारने ही वाली थी। इतने में ही दो आवाज एक साथ आई। जब किरण ने उधर देखा, उन्हें नमित और अनिल हाथ में शॉपिंग बैग लिए खड़े दिखे। वह यामी को गुस्से में घूमते हुए बोली, तुम लोग मुझे क्यों रोक रहे हो। लड़की स्कूल जाने की बजाय पता नहीं किसके साथ कहाँ घूम कर आ रही है। मुझे चिराग ने सुबह फ़ोन किया था कि यामी बेहोश हो गई है, इसीलिए हम दोनों इसकी चिंता में घर आए और यह महारानी बेहोशी का नाटक करके पता नहीं किसके ये लड़की के साथ घूम रही थी। हमारी इज्जत का ख्याल ना करें, कोई बात नहीं, पर कम से कम अग्रवाल की इज्जत ना खराब करें। वह ये सब नमित को देखकर बोल रही थी। नमित के सामने ही दिखाना चाहती थी वो उसके परिवार की चिंता करती है। सबसे पहले नमित और अनिल ने किरण जी की बात सुनी। उन दोनों को बहुत गुस्सा आया। उन्होंने खुद को शांत किया और बोले, ये हमारे साथ गई थी, छोटी क्या हमारे साथ ही आवारागर्दी करने गई थी। इसका मतलब हम भी आवारागर्दी करने ही जाते हैं। नमित बोला। ये सुनकर यामी के मोम डैड का सर शर्म से झुक जाता है। फिर एक दूसरे को देखते हुए बोले, हम थक गए हैं,
हम अपने रूम में जा रहे हैं। यामी खड़ी खड़ी रो रही थी। उसे रोते देख अनिल शॉपिंग बैग वही रख जल्दी से यामी को हक करके उसका सर सहलाने लगता है। लेकिन यामी रोते हुए यामी छोटे बच्चों की तरह मासूम से आवाज़ में बोली, भैया यह आवारागर्दी क्या होता है? मोम मेरे साथ हमेशा ऐसे बात क्यों करती है? कभी मुझसे प्यार क्यों नहीं करती? ये सुनकर अनिल को भी बुरा लगता है, नमित भी को बुरा लगता है। यामी बस उन दोनों को दिखाने के लिए ही रो रही थी। असल में तो उसका मन कर रहा था वह अपने मोम डैड को यही मार दे अपनी आंतरिक शक्ति से, पर उसे ऐसा नहीं करना, क्योंकि अगर वह ऐसा करती इस शक्तियों का राज खुल सकता था। इसी तरह दुखी होने का नाटक किया। थोड़ी देर तो उसकी बात अनिल उनके चेहरे को हाथों में भर बोला, छोटी तू तो समझदार है ना, मॉम डैड को तो बस तुम्हारी चिंता थी, इसीलिए उन्होंने गुस्से में तुम्हें सुना दिया। देखो वो तुम्हारी बेहोशी के बारे में सुनकर जल्दी आ गए। ये सुनकर यामी अपना सर हाँ हिलाती है और बोलती है, भैया मैं समझ गई, मॉम डैड मेरी ही चिंता कर रहे थे, इसलिए मुझे कोई बात नहीं, मैं फ्रेश होकर आती हूँ। उसके बाद यामी अपने रूम में चली जाती है। नमित और अनिल एक दूसरे को देखते हुए ना में सिर हिलाते हैं। उन्हें पता था किरण जी और मुकुल से पूरी तरह चिराग के कब्जे में है। जब तक चिराग उन्हें फाइनेंशियली सपोर्ट करने का वादा करता रहेगा तब तक किरण जी और मुकुल जी हमेशा चिराग का ही साथ देंगे। आज उन्हें चिराग ने ही यामी को डांटने के लिए उकसाया था। इधर मुकुल जी और किरण जी अपने रूम में आकर किरण जी मुकुल जी से बोली, आज मैं उस अनाथ लड़की को अच्छा सबक सिखाती, पर पता नहीं ये दोनों बीच में कहाँ से आ गए। ये सुनकर मुकुल जी किरण जी को घूर कर देखते हुए बोले, आइंदा इस घर में इस शब्द का यूज़ किया मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। ये सुनकर किरण जी को भी गुस्सा आ गया। किरण जी गुस्से में बोली, क्यों ना यूज़ में करूँ, ना वह आपकी बेटी है, ना ही वह आपकी पहली वाइफ की बेटी है, तब अनाथ नहीं है तो क्या है? ये सुनकर मुकुल जी किरण जी का गला पकड़कर बोले, क्योंकि मैंने अपनी मरी हुई बेटी को गायब करवाकर इसे इसके माँ बाप के नज़रों के सामने से चोरी करके अपनी बेटी बनाया था, वह भी सिर्फ अग्रवाल खानदान की जायदाद हासिल करने के लिए। इसलिए अगर आइंदा कभी मैंने तुम्हारे मुंह से यह सुनाई थी अनाथ है तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा, क्योंकि यह बात अगर किसी को पता चली मैं जेल जाऊंगा, वह अलग, साथ ही अग्रवाल खानदान की पूरी जायदाद मेरे हाथ से निकल जाएगी। तुम्हें पता है कि अग्रवाल खानदान की सारी जायदाद इस लड़की के हस्बैंड के नाम ही होने वाली है, चाहे वह चिराग हो या नमित, मेरे लिए दोनों एक है। जब तक यह मेरी बेटी रहेगी तब तक अग्रवाल खानदान की जायदाद मेरी रहेगी। तुम्हें नहीं पता, पर उस जायदाद के लिए मैंने अपनी वाइफ को तक मार दिया था, इसलिए आइंदा कभी मेरे सामने जबान खोली तुम्हें भी मार दूंगा, क्योंकि तुम तो बस एक रखेल मेरी वाइफ नहीं हो। तुम्हें भी पता है मैंने तुम्हें जो रखा है। ये सुनकर किरण जी डर के मारे कांपने लगती है। इस दुनिया में किसी को भी मुकुल जी का असली चेहरा नहीं पता, पर किरण जी जानती है मुकुल से कितने लालची और खतरनाक इंसान है। वह अपने लालच में कुछ भी कर सकते हैं। उन्हें पता है मुकुल जी ने अपने लालच में कितने गुनाह किए हैं, वह भी इन गुनाहों में भागीदार रहे हैं। इसीलिए वह जल्दी से मुकुल जी से माफ़ी मांगते हुए उन्हें रिझाने की कोशिश करने लगी। मुकुल तुम मुझसे प्यार करते हो ना, तुम मुझे ऐसे कैसे मार सकते हो? वैसे भी तुम्हारे क्राइम की पार्टन अभी हुआ। किरण जी और मुकुल जी को ही नहीं पता था बाहर कोई खड़ा उन दोनों की बातें सुन रहा है। उसने उन दोनों की सारी बातें सुन दी है। उसने किरण जी के द्वारा कही गई बातें तो नहीं सुनी, मुकुल जी ने जो कुछ भी कहा वह सब कुछ सुन लिया था। वो इंसान कोई और नहीं बल्कि नमीत का उस समय हैरानी का ठिकाना नहीं रहा। यामी मुकुल अंकल और मीता आंटी की बेटी नहीं है। इसका मतलब मुकुल अंकल की बेटी मरी हुई पैदा हुई थी और आंटी सबको ये बात बताना चाहती थी। मुकुल अंकल ने उन्हें मार दिया। यह अग्रवाल परिवार की जायदाद पर अपनी नज़रें टिकाए हुए, इसीलिए तो ये लोग चिराग का साथ दे रहे हैं यामी से शादी करने के लिए, क्योंकि इन्हें पता है मैं तो कभी इनका साथ नहीं दूंगा। ये सोचते हुए लंबित नीचे लिविंग रूम में आ जाता है। अनिल ने उसे कॉफ़ी पीने के लिए रोका था, इसीलिए सोफे पर बैठकर सोचने लगता है, अगर यामी मुकुल अंकल और मीता आंटी की बेटी नहीं है फिर वह किसकी बेटी है? लगता है अब उसे ही पूरी जांच पड़ताल करनी पड़ेगी। मुकुल अंकल के बारे में एक बात और नोटिस करने वाली है। मुकुल अंकल 17 साल से जुआ खेलते आ रहे हैं, कभी कभी ही उस जुए में जीते हैं। उनके पास कोई काम नहीं है तो जुआ खेलने का पैसा उनके पास आता कहाँ से है? ये सब सोचते हुए नामित की आंखें में नफरत बदले दुख दर्द सब दिखाई देने लगा। नामित को यामी के लिए बुरा लगने लगा, क्योंकि यामी को जन्म लेते ही अपने माँ बाप से अलग होना पड़ा।